Hello and welcome everyone. My name is Ankita Khandelwal and we are here over to discuss the important current affair of the whole week. So जितने भी important होंगे इस हफ्ते के we are going to discuss one by one. So the third week of the May, आपका third week of the June which is going around, तो उसी का comprehensive हम लोगों ने discussion यहाँ रखा गया है. एक एक करके देखते हैं. हाल फिलहाल में काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोवर्सीज़ में थी, तो एक एक करके हम वो सारी कंट्रोवर्सीज़ क्या है, क्यों इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. शुरू पहले करते हैं अग्निपथ स्कीम से. अग्निपथ स्कीम एक एक्सटेंशन ऑफ एंट्री एज है. तो क्या है ये स्कीम, उसके बारे में देखेंगे. देन व्हाट इज़ हेट स्पीच, बिकॉज अग्निपथ को लेके काफ़ी बवाल मच चुका है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होगी ये स्कीम के प्रोविजंस. अगर आप स्टेट पीसीएससी के लिए कर रहे हो या इवन any other examination, this question can be appear or the provision of the scheme is going to appear. ठीक है, यूपीएससी के लिए तो है ही, बट मैं बाकी भी इन जनरल बता रही हूँ. नाउ व्हाट इज़ हेट स्पीच. हाल फिलहाल में एक कंट्रोवर्सी अगेन हुई थी, तो क्या है वो कंट्रोवर्सी हम वो देखेंगे, एंड क्या है हेट स्पीच और उसके बारे में क्या रेगुलेशंस दिए गए हैं. देन वी आर गोइंग टू सी स्पेशल रेमिशन टू प्रिजनर्स. आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उसी के लिए ये एक नोटिफिकेशन आया है, वो देखेंगे. सिप्री ने अभी रिसेंटली ईयर बुक लॉन्च किया है, तो क्या है उसकी ईयर बुक में किसके बारे में डिस्कस किया है, दैट वी आर गोइंग टू डील इन डिटेल. देन व्हाट इज़ द ब्लैक डेथ. काला काला कलर का क्या ऐसा डेथ है जिसके बारे में अभी बात हो रही है. ये अभी से था, पहले से था, क्या है उसके बारे में एक ओवरव्यू देखेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ कमेंट किया गया है. तो लेट्स सी. फिर आशियान, हाल फिलहाल में आशियान की एक मीटिंग होने वाली है और उसी के बेसिस पे हमें ये पढ़ना ज़रूरी है कि आशियान है क्या. बिकॉज अगर आप यूपीएससी का ट्रेंड देख रहे हो तो पिछले 2 साल से या 2-3 साल से दे आर गोइंग टू आस्क इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चंस रिपीटेडली, दैट इज़ कमिंग. सो आशियान इज़ इन द न्यूज़, सो वी विल अंडरस्टैंड आशियान क्या है, किस तरीके से बना है और क्या इंडिया के साथ उनका डील चल रहा है. ठीक है. देन माइक्रोप्लास्टिक. माइक्रोप्लास्टिक अभी मिले गए, कहाँ मिले गए और कितने कॉशियस ये चीज़ है हमारे लिए कि अंटार्कटिका में माइक्रोप्लास्टिक्स पहुंच चुके हैं. सो हम डिटेल में उसको समझेंगे. देन वेब 5.0. सो पहले तो हम देखेंगे वेब की सीरीज़ है क्या, वेब होता क्या है, और फिर समझेंगे कि ये वेब 5.0 है क्या. देन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF. हाल फिलहाल में FATF की मीटिंग चल रही है और उसी के बेसिस पे हमें ये देखना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या बोलना चाह रही है, क्या होगा, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगी नहीं रहेगी, वो हम सारी चीज़ें समझेंगे. एंड छोटा मोटा प्रीलिम सीरीज जो जितने भी प्रीलिम एस्पेक्ट से क्वेश्चंस रहे वो हम देखेंगे. नाउ मूविंग अहेड, सबसे पहला टॉपिक जिसे हम आज समझेंगे दैट इज़ अग्निपथ स्कीम और इसकी एज की एक्सटेंशन हुई है. तो पहले तो हम स्कीम समझते हैं कि स्कीम क्या है, और तुरंत थोड़े दिनों के अंदर इसकी एक्सटेंशन भी एज की कर दी है. तो क्या है, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बिहार, हर एक स्टेट के अंदर स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है. क्यों किया जा रहा है, क्या वजह है इतना प्रोटेस्ट करने की, बिकॉज कितनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे आग लगाया गया है, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को हाथों में लेने की कोशिश भी हुई है. बट वाई सडन प्रोटेस्ट सो मच हाई फ्रॉम द स्टूडेंट कम्युनिटी इट्सेल्फ, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. क्या ये स्कीम के ऐसे प्रावधान है जिसके वजह से इतनी विवाद मच चुकी है. ठीक है. सो बात करते हैं अग्निपथ स्कीम. ये स्कीम रिसेंटली हाल फिलहाल में गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है. ये स्कीम बेसिकली आर्मी के लिए जो मतलब रिक्रूट किए जाते हैं आर्म फोर्सेस के अंदर, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, आर्म फोर्सेस के अंदर जिन लोगों का रिक्रूटमेंट होता है, उसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ये थोड़ा अलग तरीके से लेकर आए हैं. बेसिकली हम समझेंगे कि अगर हम आर्मी पर्सनल या फिर आर्म फोर्सेस के अंदर जो सर्विसेज की बात करते हैं तो जनरली 17 साल लंबी सर्विस हो या उससे उससे ज़्यादा हो. ठीक है. बट कहीं ना कहीं यहाँ सर्विसेज की जो टर्म है उसको कम करने में आया गया है और कहीं ना कहीं इसके जो एज टेन्योर है उसको भी कम करने में आया गया है. तो हम एक एक करके इसको समझते हैं. सो यू कैन सी ओवर हियर दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, हर एक जगह पे स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है. ये आपका टॉपिक GS2 के रिलेटेड होगा. अगर हम बात करें अग्निपीक, तो अग्निपथ जो बेसिकली स्कीम है क्या बोल रहा है कि कोई भी यंगस्टर स्टूडेंट, एनी यंगस्टर स्टूडेंट फ्रॉम द एज ऑफ 17
एंड हाफ टू 21 ईयर ऑफ एज, 17.5 से लेके 21 साल की उम्र के जो बंदे हो गए जिन्होंने यहाँ पे आर्मी के द्वारा हर साल रैली निकालते, मतलब एक ओपन रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ जाता है जिसमें स्टूडेंट इतनी मेहनत से रनिंग प्रैक्टिस सब कुछ करके उसमें अपेयर होते हैं कि वो सिलेक्ट हो जाए आर्म फोर्सेस के अंदर। तो उसी रैली के अंदर जो अब कंडक्ट होने वाला है, तो ये एज टेन्योर रखा है कि इतने एज के पर्सन को इसमें लिया जाएगा। अब ये कितने साल के लिए लिया जाएगा, तो इधर बोल दिया गया है कि ये कोई परमानेंट जॉब नहीं रहेगी, इट इज़ अ टेम्पररी टाइप ऑफ सेटलमेंट जहाँ पे 4 साल आपको सर्विस को करने को मिलेंगे। आफ्टर 4 ईयर क्या होगा, वहीं पे विवाद मचा गया है। सो यू कैन सी दैट ये जो रिक्रूटमेंट लिया गया है सरकार के द्वारा, कहीं ना कहीं ये इसलिए भी लिया गया है, वन रीज़न इज इंक्रीजिंग पेंशन, और थोड़ा जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको लूजन अप करना। हम डिटेल में समझेंगे क्या है, बट बिकॉज इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि भैया 2 साल से रिलीज़ हुई नहीं है क्योंकि कोविड था तो उसकी वजह से बंद किया हुआ था। सो लास्ट जो 2019 में हुई थी उसके बाद अभी तक हुई नहीं है। आप 2 साल के बाद रिक्रूटमेंट शुरू कर रहे हो, उसमें आपने ये वाली स्कीम लेकर आए हो कि सिर्फ 4 साल तक, और वो भी सिर्फ 21 साल के। व्हाट अबाउट दोज पर्सन जो 2 साल के में बैठे हुए थे बिकॉज ऑफ कोविड, वो नहीं कर पाए और दे टर्न मोर अबाउट 21, उनका क्या? सो उसी के लिए सरकार ने, फिर इतना प्रोटेस्ट हो रहा था तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इस बार के लिए सिर्फ एज बढ़ा रहे हैं वंस अ टाइम, बिकॉज लास्ट टाइम इस रीज़न जो था कोविड की वजह से रैली नहीं हो पाई थी, इसलिए हम 2 साल और एक्सटेंड कर रहे हैं इन दी एज टेन्योर। सो 17.5 से लेके 23 साल के बच्चों को इस बार कंडक्ट किया जाएगा। ऑलमोस्ट 90 डेज़ के बाद रिलीज कंडक्ट शुरू होगी जिसमें इन सब का रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, अब समझते हैं कितना रिक्रूटमेंट होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसकी डिटेल में। सो यू विल बी गोइंग टू सी, पहले तो हम देखेंगे अग्निपथ है स्कीम क्या डिटेल में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन होने के बाद क्या होगा, और कब रिक्रूटमेंट शुरू होगा, और एक्चुअल में बेनिफिट्स क्या होने वाला है। अभी बेसिकली मुद्दा ये है कि ये अग्निपथ जो स्कीम बनाएगी, यू कैन सी डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्कीम लॉन्च की थी, तो उन्होंने बोला कि हम लोग इस बार कुछ 25,000 लोगों को रिक्रूट करने वाले हैं, 25,000 पीपल टू बी रिक्रूटेड। ठीक है, कहीं ना कहीं इसके अंदर थोड़ा बड़ा चढ़ा के इट इज़ बिन एक्सपेक्टिंग कि 45,000 जितना हो जाएगा। ठीक है, 90 डेज़ की, मतलब 1 साल में 2 रैली होने वाली है। 1 साल में अभी 2 रैली होगी, अभी 90 डेज़ के बाद एक रैली होगी और उसके बाद 6 महीने के बाद दूसरी एक रैली होने वाली है। ठीक है, सो पहले 25,000 को लेके उसके बाद जो दूसरी रैली होगी ना उसमें 15,000। सो टोटल इफ यू सी देयर विल बी समथिंग अराउंड 46,000 सोल्जर्स, जिसको हम अग्निवीर बोलने वाले स्कीम के अंदर, इन लोगों का रिक्रूटमेंट इस साल होने वाला है। ठीक है, सो अप्रॉक्सीमेटली लगाया गया है कि 46,000 कर दिया गया है कि इस बार 46,000 सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट होगा। क्या है बेसिकली अभी समझो। हाल फिलहाल में सरकार के द्वारा एक स्कीम जारी की जिसका नाम है अग्निपथ। ठीक है, इसके अंदर 17.5 से लेके पहले 21 था, फिर 23 कर दिया बिकॉज 2 साल कोविड की वजह से हुआ नहीं रिक्रूटमेंट, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 45,000 सोल्जर्स दिए जाएंगे बाय टोटल 2 रैली में। ठीक है, 2 रैली होगी एक ही साल के अंदर। पहली रैली में 25,000 है, बाकी के रिमेनिंग उस तरीके से। ठीक है, अब ये जो सोल्जर्स हो गए इनका टेन्योर परमानेंट जैसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये जो भी हो रहे हैं ये बिलो कमिश्नर पोजीशन के लिए हो रहे हैं। कमांडिंग पोजीशन जो होती ना उसके बिलो कमिश्निंग की पोजीशन के बिलो के लिए ले रहे हैं, ऊपर लेवल के लिए नहीं ले रहे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि टेन्योर विल बी 4 ईयर टोटल। ठीक है, आपका रिक्रूटमेंट हुआ, आप सिर्फ 4 साल तक ही इस सर्विस के लिए रहोगे। ड्यूरिंग दिस सर्विस यहाँ तक आई होप क्लियर है। लेट मी जस्ट क्लियर इट। टेन्योर 4 ईयर। ठीक है,
अभी क्या बोला है, अभी ये जो 4 साल है उस दौरान के अंदर कुछ आपको 35,000 सैलरी, 35 to 45,000 इस तरीके की बात की गई है, सैलरी मिली जाएगी। अब उस सैलरी में से थोड़े परसेंटेज एक सेवा निधि करके एक फंड होगा जिसमें डाला जाएगा और बाकी के आपको मिलेंगे, ठीक है। और वो जितना आपके अंदर डाला जाएगा वो निधि फंड में, उतना ही सामने सरकार के तरफ से भी जाएगा। ये टैक्स फ्री रहेगा, ठीक है। ये जब आपकी 4 साल सर्विसेज के ख़त्म हो जाएंगे तब ये पूरा अमाउंट दिया जाएगा, कुछ अप्रॉक्सीमेटली इंटरेस्ट लगा के 11 लाख जितना मिलेगा आफ्टर कंप्लीटिंग 4 ईयर। इसका जो रिमेनिंग अमाउंट है ना वो सरकार और खुद ये जो अग्निवीर है उनके सैलरी में से थोड़ा डिडक्ट करके अंदर डाला जाएगा एक फंड में, उसका इंटरेस्ट लगेगा, वो इंटरेस्ट के साथ ये अमाउंट दिया जाएगा अप्रॉक्सीमेटली लमसम 11 लाख, ठीक है। इसके ये टैक्स फ्री है, इसके ऊपर कोई टैक्स लगेगा नहीं ना। इसमें ये भी बोला गया सरकार के द्वारा कि अगर 4 साल के दौरान में कोई अग्निवीर शहीद हो गए हैं तो उनके लिए दैट कंपेंसेशन होगा, दैट कंपेंसेशन होगा जो ऑलमोस्ट 48 लाख अप्रॉक्स, और ग्रेजुएटी लीव्स निकाल के 44 लोग, सो अप्रॉक्सीमेटली कुछ 1 करोड़ जितने के पास तक का दैट कंपेंसेशन दिया जाएगा। बट वी विल कंसिडर 48 लाख, ठीक है। एंड एडिशनल ग्रेटिट्यूड के लिए 44 लाख। फिर इंश्योरेंस कंपोनेंट भी इसमें डाला गया है। अगर सपोज आप विद इन उस सर्विसेज के दौरान हो चुके हो तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपकी फैमिली को भी दे दिया जाएगा इसी के अंदर ऐड करके। तो सारी चीज़ें इसमें डाली गई है। अभी आप देखो ये, ठीक है, 45,000 से लेके 50,000 सोल्जर्स को रिक्रूट करने वाले हैं, ठीक है, और 4 साल के लिए रिक्रूट करेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखना कि इन्हीं 45-50,000 सोल्जर में से 25%, ठीक है, 25% ही परमानेंट कमीशन के लिए जाएंगे। अगर जैसे 4 साल के लिए नियुक्त किए, ठीक है, इनके ऊपर वॉच रखा जाएगा कौन कितना अच्छा बेहतरीन है, उसमें से 25% को लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ 1000 जने हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ, 1000 जने हैं, ठीक है, तो इसमें से 25% को लिया जाएगा परमानेंट कमीशन के अंदर। तो ये जो 25% हो गए ये लॉन्ग टाइम सर्विसेज के लिए जुड़ जाएंगे। ये उनकी मर्जी है कि उन्हें आना है या नहीं, पर उन्हें चूज, अगर वो मेरिट में हो गया एलिजिबल तो उन्हें बोला जाएगा कि यू हैव बीन एलिजिबल फॉर दी परमानेंट कमीशन जॉब, तो वहाँ पे लॉन्ग टाइम सर्विसेज के लिए फिर ये 15 साल के लिए जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब उस टाइम फिर उनको पेंशन्स और बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं पेंशन के। बट दोस्त यहाँ तो सिर्फ 25 दिया, व्हाट अबाउट द रेस्ट? तो जो रेस्ट के हो गए ना उन लोगों को ये 4 साल के बाद सरकार के द्वारा ये जो सेवा निधि जो है हमने देखा एक फंड बनाया गया, उस अमाउंट को दिया जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख अमाउंट जो दी जाएगी, उसके साथ साथ बोला गया है कि और भी फ़ायदे, अदर बेनिफिट्स दी जाएगी कि जिनसे वो या तो स्टार्टअप करना चाहे, स्किल करना चाहे, कुछ भी हो दे कैन डू इट, एंड सरकार चाहे ट्राई भी करेगी कि उन्हें और भी जगह कहीं जॉब मिल जाए। तो ये स्कीम है। सो यू कैन सी कि कहीं ना कहीं ये मूव है कि कहीं ना कहीं ये जो 13 लाख स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्स है उसको कम करने की कोशिश है, और मेजरली इम्पॉर्टेंट डिफेंस का पेंशन बिल सबसे ज़्यादा है, उसे ही टैकल करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है ना। सो अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो ये एक एज है, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक के लिए ही ये सिस्टम बना है, याद रखना, ओनली फॉर दोज हु डू नॉट ज्वाइन द फोर्सेज एज अ कमीशन ऑफिसर, उन्हीं के लिए ये अग्नि पथ स्कीम लेके आए हैं, और जो उसके अंदर सोल्जर्स हो गए उन्हें अग्निवीर बोला जाएगा, ठीक है। सो रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड्स वही है जिस तरीके से पहले रिलीज में लिया जाता था, और साल में 2 बार रिलीज होगी, ठीक है। सो यू विल सी ओवर हियर, देखो ये चार्ट बनाया गया है, इन हैंड उनको इतनी सैलरी मिलेगी 70%, ठीक है, और बाकी की जो होगी उनकी सैलरी में से 30% जाएगा सेवा निधि फंड में, ठीक है। अब ये जो 30% जाएगा सालाने का, जैसे फर्स्ट ईयर में गया 9,000,
सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, इन टोटल का मिला के सामने भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। अब ये पर मंथ की सैलरी है, तो सामने सरकार के द्वारा भी इतना ही कंट्रीब्यूट किया जाएगा, और जो भी इंटरेस्ट लगेगा अप्रोक्सीमेटली कुछ 11 लाख जितना हो रहा है सेवा निधि फंड में आफ्टर 4 इयर्स जो दिया जाएगा। ये एक बेनिफिट है। इससे क्या होगा कि अगर उन्हें कोई स्टार्टअप भी खोलना हो आफ्टर 4 इयर्स ऑफ सर्विस, क्या करे तो स्टार्टअप खोल सकते हैं ये पैसे से, प्लस स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, बिकॉज उन्होंने इसमें जो ट्रेनिंग ली, सब कुछ लिया, उसके स्किल्स का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। एंड अगर क्लास 12th है तो क्लास 12th अगर आपने इसमें ज्वाइन हो चुके तो आप क्लास 12th का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। प्लस यूजीसी ने बोला है कि ग्रेजुएशन के लिए हम लोग आधा आपको जो पॉइंट्स होते हैं वो दे देंगे, आधा आप कोर्स करके थोड़ा सा करके ऐड ऑन हो जाओगे और आप ग्रेजुएट भी हो जाओगे सर। और बाकी भी स्टेट गवर्नमेंट सामने आए हैं कि जो लोगों की 4 साल के बाद सर्विस खत्म हो जाती, ठीक है, उनके लिए 2 ऑप्शन है। क्या है इस स्कीम में बोला है कि अगर आप वो चाहते हैं तो 100% वो आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, आर्मी फोर्सेस को, बट वॉलेंटरीली। इसके लिए सरकार कोई रुपए नहीं देगी। तो जिनका मन हो कि नहीं उन्हें करना ही है विथ नो अमाउंट नथिंग, तो 100% फ्रीली ज्वाइन हो सकता है। बट पैसे, सैलरी, पेंशन वो चाहिए तो वो तो सरकार के द्वारा चूज किए जाएंगे 25%। तो जो रिमेनिंग होंगे वो लोग फिर कहाँ जाएंगे? तो कितनी स्टेट गवर्नमेंट बोली है कि हम लोग उन्हें और भी हमारे वहाँ पे जो पोजीशंस होंगे वहाँ पे बिठा सकते हैं। सरकार के द्वारा खुद भी बोला गया है कि CAPF है, अदर रिक्रूटमेंट्स, उसमें खुद सरकार मदद करेगी। एंड इम्पॉर्टेंटली ग्रेजुएशन भी के लिए UGC सपोर्ट कर रही है, क्लास 12 का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेवा निधि का ये जो फंड दिया जाएगा जिससे वो स्टार्टअप भी कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स के साथ ये स्कीम लेकर आए। द इशू इज दिस, अभी जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं इज द वन रीजन कि हम कोई भी बच्चा आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहता है, आर्म फोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहता है, वाई बेनिफिट्स ऑफ द पेंशन उनकी फैमिली क्यों भेजेगी, ठीक है, कि अगर 4 साल के बाद उनका बच्चा घर ही आने वाला है, फिर कुछ जॉब का कोई सिक्योर नहीं है तो कोई क्यों जाएगा। और कितने जो क्रिटिसिज्म खुद रिटायर्ड ऑफिसर्स की तरफ से भी आया है कि जो भी आर्मी पर्सनल होते हैं वो नाम नमक निशान, ठीक है, वो लगा देते अपनी देश के नाम पे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये भी तो है कि मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे पैसे मेरे परिवार को मिलेंगे, कुछ भी है, ठीक है। तो अगर यही नहीं रहेगा इंसेंटिव तो कोई क्यों ज्वाइन करेगा आदमी। तो ये कहीं ना कहीं इसी की वजह से इतना प्रोटेस्ट चल रहा है। और प्लस अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी हाई, यूथ आर गोइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स के हमें गवर्नमेंट सिक्योर जॉब मिले जहाँ पेंशन हो, बेनिफिट्स हो। और अगर सरकार का ये स्टेप है तो इसलिए इतना क्रिटिसिज्म बन रहा है। अब सरकार के द्वारा भी इसके लिए काफ़ी व्यू पॉइंट्स दिए गए। यहाँ तक आई होप क्लियर है। देखो आप देख लो, 30,000 40,000 करके धीरे धीरे ऐड किया जाएगा। देखो ये टेन्योर जो 4 साल का होगा ना, वो कैसे होगा कि सपोज यू हैव बीन सिलेक्टेड, ठीक है, तो आप पहले 6 महीने तो ट्रेनिंग लोगे, ऐसे ही थोड़े ना आपको अंदर डाल दिया जाएगा। 6 महीने ट्रेनिंग लोगे, उसके बाद 3.5 साल सर्विस में काम करोगे। ये टोटल इतना जो टाइम आपने काम किया है उसी के आपको सैलरी मिलेगी, और उसमें से 30% जाएगा सेवा निधि के अंदर। 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर 4 साल के लिए दिया जाएगा। विद इन 4 इयर्स कुछ हुआ तो 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया गया है। सो एज आई एम सेइंग, अगर कोई पर्सन की डेथ हो गई विद इन द सर्विसेज तो सब कुछ मिला के कुछ 1 करोड़ का पे आउट होता है। एंड वही 25% जो जाएंगे उन्हें बाकी के 15 साल सर्विसेज में लॉन्ग टाइम करने को मिलेगा, और उन्हें ही पेंशन मिलने के चांसेस है। बाकी लोगों को पेंशन बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ये स्कीम अब शुरू होगी, 90 दिन बाद रैली निकलने वाली है, सो देयर विल बी अपॉइंटमेंट। काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ तो कितने ऐसे कमेंट्स भी आए हैं कि देश विरोधी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो देयर आर मेनी मिथ्स एंड सरकार ने उस मिथ के जवाब भी दिए एंड क्रिटिसिज्म भी है। हम वो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला मिथ जो है, जो सुनने में आ रहा है कि ये जो स्कीम सरकार के द्वारा लाई गई है ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यूथ के बच्चों को डाल रहे हैं, तो यूथ में इतना एक्सपीरियंस होता नहीं है। तो सरकार ने बोला है नहीं, ये मिक्सचर रहेगा यूथ एंड
एक्सपीरियंस पर्सन का, 50-50 का रेशियो करने वाली है सरकार। दूसरा मिथ कि ये जो स्कीम जो लाए गए हैं इससे कोई इंक्रीमेंट नहीं होने वाला, तो सरकार ने बोला नहीं होगा। आप देखो, अगर सपोज हमने 45,000 इस बार लिया है तो यहाँ ही इतनी वैकेंसी नहीं रहने वाली, हम इसको इंटू ट्रिपल करेंगे विद द टाइम कमिंग, ठीक है। सो ऐसा नहीं है, ये सरकार के द्वारा कहा गया है। तीसरा बोला गया कि अगर ये स्कीम आएगी तो एडवर्स इम्पैक्ट होंगे कि ये लोग कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ले। तो सरकार ने बोला है कि आर्मी जवान या आर्म फोर्स के अंदर, तीनों फोर्सेस के अंदर जो लोग ट्रेन होते हैं ना, वो इस तरीके से ट्रेन होते हैं दैट आफ्टर इवन रिटायरमेंट, जो अभी रिटायर हो चुके हैं, क्या वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है? नहीं, दे सर्व द कंट्री आफ्टर रिटायरमेंट। तो कहीं ना कहीं व्हेन दिस यूथ विल बी ट्रेन, उनकी एनर्जी मोबिलाइज अच्छे से होगी, सो दे आर नॉट गोइंग टू जॉइन एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बट वो कुछ अच्छा ही काम समाज के लिए करेंगे, इसलिए उनको स्किल भी दिया जा रहा है और भी बेनिफिट्स दी जा रही है कि दे विल बी इंडल्ज इन आर इकोनॉमी, और कहीं इससे हमारी जीडीपी भी आगे बढ़ेगी। ये भी सरकार का दर्ज है, ठीक है। फिर बोला गया है कि आपने किसी को कंसल्ट करके नहीं बनाया, तो सरकार ने बोला भैया हमने कंसल्ट करके बनाया है, ये स्कीम हमने ऑफिसर्स के ही से कंसल्ट करके बनाई है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर है, जिसका हेड चीफ स्टाफ लेते हैं, ठीक है, जो चीफ डिफेंस स्टाफ है, तो उनके ही कंसल्टेशन से, बाकी जो ऑफिसर्स हैं उनके ही कंसल्टेशन से ये स्कीम बनाई है। अब क्रिटिसिज्म ये आ रहा है कि भैया आपने उनके कंसल्टेशन से बनाई क्योंकि वो अभी सर्विसेज में, पर जो सर्विसेज में नहीं है और पीछे भी ये स्कीम के लिए मना कर रहे कि कहीं ना कहीं ये स्कीम अच्छी नहीं है, इस सेंस में कि ये डीमोटिवेट कर देगी लोगों को, एंड कोई भी पेंशन बेनिफिट कोई अपनी लाइफ कंट्री के लिए दे रहा है तो उसके लिए कुछ तो प्रावधान हो। तो ये सारे क्रिटिसिज्म है, बट सरकार का मेन मकसद ये है, बिकॉज इफ वी सी तो हमारा बजट 72 बिलियन होता है डिफेंस का, ठीक है, कहीं उसके सामने चाइना का 138 बिलियन जितना होता है, हमारे बजट का 38 बिलियन तो सिर्फ और सिर्फ पेंशन सैलरीज में ही चला जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बच कुछ के जो आम फोर्सेस है जिनको बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स चाहिए, वेपन्स चाहिए, वो उनके पास होता ही नहीं है, तो वो डिफेंस को मिलिट्रलाइज मॉडर्नाइज कैसे करें, इसी के लिए पेंशन कम करने के लिए सरकार के द्वारा एक फ्लेक्सिबल स्कीम लेकर आया है, जिससे रिक्रूटमेंट भी हो, हम यूथ की एनर्जी को यूटिलाइज भी कर सके, और जो अच्छे उन्हें सर्विसेज में डालें, और बाकी को कुछ स्टार्टअप इकोनॉमी के लिए हम मोल्ड भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द होल थिंग्स विच वी हैव डिस्कस, यही वो लिखा गया है कि सरकार के द्वारा ये सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ तक ही था अग्निपथ स्कीम। अभी देखो क्या होता है, सरकार ने बोला ये तो इम्प्लीमेंट होगी ही होगी, सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन नेक्स्ट। टिल दैट इतना आई होप यू गाइज आर क्लियर कि क्या है अग्निपथ स्कीम और इसके डिटेल्स क्या है, क्या टेन्योर है और क्यों इतना बवाल मचा गया है। क्योंकि कितने स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि हमारे पेरेंट्स क्यों भेजेंगे जब उन्हें पता है कि उनके बच्चे 4 साल के बाद वापस ही घर आने वाले हैं, फिर कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई क्यों भेजेगा। सो कहीं ना कहीं इसी सब चीज़ों का प्रोटेस्ट था, 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुई, उसके बाद ये, सो इसलिए इतना बवाल मचा हुआ है। सो लेट्स सी वो आगे किस तरीके से होता है। तब तक बोला तो स्ट्रिक्ट लाइन में यही है कि ये स्कीम इम्प्लीमेंट होने वाली है और ये इसके प्रावधान है। सो वी आर गोइंग टू जस्ट वेट एंड वॉच के कैसे किस तरीके से होता है। सो विद डिटेल इतना ही स्कीम के लिमिटेड में है, तो उसके एस्पेक्ट आई होप आप लोगों को क्लियर हो। नाउ मूविंग टूवर्ड दी नेक्स्ट टॉपिक विच इज व्हाट इज हेट स्पीच। ठीक है, हेट स्पीच क्या है उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक और कंट्रोवर्सी, हमारे देश में हमेशा कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो एक और कंट्रोवर्सीज जो हुई है, इट्स बिकॉज ये कंट्रोवर्सीज अभी की नहीं, ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी ज्ञानवापी मॉस्क एंड जो टेम्पल है हमारा विश्वनाथ टेम्पल जो वहाँ पे बना है
काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड ज्ञानवापी मॉस्क, उसी के बेसिस पे ये बवाल वहाँ से ही थोड़ी बहुत शुरू हुई थी, बिकॉज इट वॉज इन द न्यूज़ के कहीं ना कहीं इस तरीके से रिमार्क आ रहा था कि जो एक एरिया है उसके अंदर बोलते वो फाउंटेन है, बट उसका देख के लोग बोल रहे कि नहीं यहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ट्विटर में भी ट्रेंड हो गया था कि जो पार्किंग पिलर्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी यूँ छोटे होते, तो क्या इसको भी आप शिवलिंग बोल दोगे? वर्ल्ड में कुछ भी इस तरीके से होगा तो क्या इसको भी शिवलिंग बोल दोगे? और शिवलिंग बेसिकली क्या है? लिंगम और ये योनि, ठीक है, उसी को शिवलिंग बोलते हैं। बाकी ऐसे आप किसी पिलर को देख के शिवलिंग नहीं बोल सकते। और ये जो जिस तरीके से ट्रेंड है थोड़े लोगों में, कहीं भी उनको शिवलिंग दिख रहा है, तो उसी के ऊपर ट्विटर में थोड़ी मौकरी भी शुरू होने हुई। और इसी का ही कहीं ना कहीं जो बीजेपी की एक्स स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने उन्हें पता नहीं रिलीजन सेंटिमेंट्स इतने हट हो चुके कि वो एक न्यूज़ चैनल में गई और उन्होंने कुछ प्रॉफिट के लिए ऐसे ख़राब रिमार्क्स दिए, पर वहीं न्यूज़ चैनल वालों ने उन्हें वार्न करके रोक दिया था। और फिर उन्होंने बोला मैं इस कभी न्यूज़ चैनल में आऊँगी नहीं। फिर उसी दिन सेम डे वो शाम को दूसरे कोई न्यूज़ चैनल रिपब्लिक में गई थी, वहाँ पे भी उन्होंने सेम कमेंट, सेम वही चीज़ की, फिर वहाँ पे भी वार्न किया। फिर तीसरे चैनल में गई, चौथे चैनल में गई, अगेन सेम कमेंट, सेम रीड। मतलब ये दिख रहा है कि ये इंटेंशन से किया हुआ काम था। नाउ थिंग इज दैट कि जब ये ज्ञानवापी मॉस्क का हुआ, सो देयर वर मेनी लिबरल्स आल्सो हु वर एक्चुअली मेकिंग फन कि हर एक चीज़ में यू कांट कम विद के भैया ये शिवलिंग ही है, ठीक है, शिवलिंग ऊपर से यूँ होता है, यूँ बेस नहीं होता, टूटा हुआ नहीं होता। तो कुछ इस तरीके से मौकरी हुई थी। उसी में एक रतन लाल करके प्रोफेसर थे, उन्होंने इस तरीके से बोला था कि इंडिया में किसी भी चीज़ में कमेंट कर दो तो कुछ हो जाता है, मतलब कुछ इस तरीके से था। और उनके ऊपर हेट स्पीच के चार्जेस जो आईपीसी के अंदर है, वे चार्जेस जो थे वो लगाए गए थे। अभी कोर्ट में गया है, लेट्स सी अगर उसके ऊपर वो हो जाता है तो उन्हें फिर कितनी साल की सज़ा मिलेगी, क्या है। बट ये तुरंत उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। नाउ व्हाट हैपन कि जो बीजेपी के स्पोक पर्सन है नुपुर शर्मा जी, ठीक है, तो उन्होंने यही चीज़ करी। बट व्हाट शी हैज़ डन, उन्होंने स्टार्टिंग में 2-3 बार बोला कि आप हमारा मजाक उड़ाते हो, आप हमारा मजाक उड़ाते हो, एंड देन शी कमेंटेड वॉट एवर शी वॉन्ट टू कमेंटेड। बट इट वॉज शोन कि ये इंटेंशनली शी हैज़ डन। एक ही दिन में 4 न्यूज़ चैनल्स में जाके अलग अलग तरीके से सेम रिमार्क्स देने की कहीं ना कहीं इंटेंशन था। फिर भी उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर चार्ज नहीं हुआ था अगेंस्ट दी हेट स्पीच, क्योंकि उनके जो रिमार्क थे वो एक रिलीजन या कहीं इस तरीके से के थे कि वो वायलेंस क्रिएट कर सकते थे। नाउ व्हाट हैपेंड, कुछ हुआ नहीं, कोई किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, नथिंग। आई थिंक द न्यूज़ चैनल आर मेनली रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द कॉन्ट्रोवर्सीज। वो एक जगह मौलाना को भिजा देंगे, एक जगह हिंदुत्व के लोगों को बिठा देंगे और फिर लड़ाते रहेंगे, और कहीं ना कहीं इस चीज़ों में ये सारी हरकतें बढ़ रही है और पोलराइजेशन कुछ एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है। नाउ व्हाट हैपन, ये रिमार्क ट्विटर पे उन्होंने जो बोला, उन्हीं को देख के जिंडाल जो थे, ठीक है, उन्होंने ये भी जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ही है, ठीक है, तो एमपी भी है, तो उन्होंने भी कमेंट किया। एंड उनको भी उनका ट्वीट जो था वो ट्वीट इतना रीट्वीट हुआ गया और बाकी की वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी ये ट्वीट के बारे में पता चला। एंड व्हाट हैपन, वहाँ पे इंडिया के सारे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया गया था, सारे प्रोडक्ट्स को लिख दिया गया था इंडिया के प्रोडक्ट्स आर बीन बॉयकॉट बिकॉज ऑफ दिस, एंड दे वांट इंडिया न्यू दिल्ली टू अपॉलॉजी फॉर दिस रिमार्क, ठीक है। अब ये सारा पूरा बवाल मच गया, तब जाके सरकार जागी एंड उन्होंने तुरंत ही बोला इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गया एंड दैट जिंदाल को हटा भी दिया था उनकी सीट से, ठीक है। सो ये सारे एक्शन बाद में लिए गए थे, तब तक नहीं लिए गए थे। नो थिंग इज दैट कौन क्या सही है गलत है उसमें मैं अपनी राय नहीं दूंगी, बट मेरा ये कहना है दैट थिंग वॉज स्पोकन बाय दी जो हमारे फॉरेन एम्बेसीज में बैठते हैं, ठीक है, उन लोगों को फटकार मारा था कि आप बोलो वहाँ के आपकी सरकार को क्या मैं अपॉलॉजी दे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट कमेंट डाला दैट इट वॉज द फ्रिगेट एलिमेंट्स जिन्होंने इस तरीके से रिमार्क दिए। अब ये फ्रिगेट एलिमेंट का क्या मतलब है, सड़क छाप जो लोग हैं
उन्होंने ऐसे रिमार्क दिए, ये सरकार का कहना ऐसा नहीं है, सरकार को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, सड़क छाप लोग हैं। द थिंग इज दैट ये सड़क छाप लोग ही सरकार की पार्टी के अंदर है। सो ये फ्रिगेट एलिमेंट्स करके उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो काफ़ी ऐसे हंसने वाली भी बात है कि क्या खुद ही इतने बड़े सी देश की जनता, इतनी पॉपुलेटेड जनता, उसमें से आपको सड़क छाप जैसे ही लोग मिलते हैं टू गेट ओवर द सी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ चल रही थी। नाउ व्हाट हैपन, आगे किस तरीके से होता है कि ये जो सेक्शन है आईपीसी का सेक्शन 295A, ठीक है, वही सेक्शन के बेसिस पे उनके ऊपर एफआईआर चार्ज किया गया है। तो हमारे लिए बात ये है कि हेट स्पीच है क्या, क्या उसको गवर्न करने के लिए चीज़ें हैं। एंड थिंग इज दैट कि कहीं पे हेट स्पीचेस के लिए तुरंत एफआईआर होता है और कहीं पे होता नहीं है। ऐसा क्यों? या तो तीन प्रकार, या तो बेसिकली तीन प्रकार के लोग हैं। एक ये प्रकार जो कोई भी रिलीजन के लिए सुनना पसंद नहीं करेंगे, या कोई ऐसे प्रकार के लिए लोग कि वो मानते हैं कि भैया देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19, ठीक है, सो ये ब्लास्फेमी ये सब हटा दो, मन है जिसको जो बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। और एक तीसरे प्रकार के लोग हैं जो हिपोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, वो खुद के रिलीजन पे कोई बोलेगा तो वो नहीं सुन पाएंगे, पर वो जाके दूसरों के रिलीजन के लिए ज़रूर कमेंट करेंगे। तो ऐसे हिपोक्रेसी वाले लोग एक्चुअल में इंडिया में ज़्यादा हो रहे हैं, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म भी काफ़ी बढ़ता हुआ ज़ोर शोर से दिख रहा है। नाउ आज का कंसर्न हमारा टॉपिक उसी के अराउंड है कि ये जो हेट स्पीच है उसके बारे में अभी तक क्या क्या हुआ है, ठीक है। सो उसी के बेसिस पे हेट स्पीच के जो सेक्शन 295A जो उसको टैकल करता है, उसी के अंदर बोला गया है कि कोई मलिशियसली इंटेंटफुली ऐसा कुछ कर रहा है, किसी रिलीजन के खिलाफ बोल रहा है या कोई ग्रुप ऑफ सेक्शन पीपल के खिलाफ बोल रहा है, तो उसके ऊपर चार्जेस किए जाएंगे एंड इट इज़ एन ऑफेंस, ठीक है। इसकी सज़ा होगी 3 साल की जेल या जो भी फाइन हो, या दोनों, ठीक है। तो ये उस सेक्शन में दिया गया है। थिंग इज दैट क्या ये सेक्शन जो अभी लगा है, अभी रतन लाल के लिए तो लगा था क्योंकि उन्होंने बोला कि इंडिया में बोल नहीं सकते, उसमें लगा दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे इतने रिमार्क्स जो दिख रहे हैं इंटेंशनली करा गया है, तो वो कितना दिखते हैं, किस तरीके से क्या जाता है। बट थिंग इज दैट नाउ वी विल सी कि क्या क्या हमारे लॉस दिए गए, कितने लूजली रखे गए हैं। सोसाइटी में हेट स्पीच इज़ अ रियल कंसर्न, ठीक है। आज जो हेट स्पीच जिस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ में फैल रही है, वो लोगों के दिमागों में इस तरीके से भारी कर रही है दैट दे आर एक्चुअली लूजिंग द ह्यूमैनिटी इन लॉ। सो लेट्स सी। सबसे पहले यू कैन सी ओवर हियर प्रॉफिट रो, नुपुर शर्मा जी, एंड बेसिकली नुपुर शर्मा एंड जो ये हमारे यहाँ पे जिंदाल है, इन लोगों को फाइनली निकाल दिया गया है। नवीन जिंदाल, उनको बीजेपी ने एक्सपेल कर दिया है और इनको सस्पेंड कर दिया है, उनके ऊपर तो चार्जेस भी लगा दिए गए हैं। नाउ थिंग इज दैट के बाद में नुपुर का ये भी आता है, नुपुर शर्मा जी का, कि भैया मेरे ऊपर थ्रेट आ रहे, रेप थ्रेट की भी कॉल्स आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अगर हम हेट स्पीच की बात कर रहे हैं, तो अगर इतना एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें चल रही है, सो वाई गवर्नमेंट वेक अप सो लेट? जब बाहर वेस्टर्न कंट्रीज हैज स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, क्यों? वाई वेस्टर्न कंट्रीज इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया? वो आप देखो कि जब सऊदी के शेख आए थे, ठीक है, सऊदी के प्रिंस यहाँ पे आए थे, तब गवर्नमेंट ने, खुद पीएम ने प्रोटोकॉल तोड़ के गए थे उन्हें स्पेशली रिसीव करने, वरना हमारे यहाँ पे किसी और को भेजा जाता है एज पर दी प्रोटोकॉल। तो कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी सोर्स, एनर्जी सोर्स का एक बहुत बड़ा रिलायबल पार्टनर। हम रिलायबल तो क्या, हमारी रिक्वायरमेंट का पार्टनर है। सो डिटेल में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। नाउ हम इस एस्पेक्ट में ये देखेंगे हेट स्पीच है क्या, लॉ रिलेटेड टू हेट स्पीच इन इंडिया, इंडियन पैनल कोड ऑन हेट स्पीच, ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू हेट स्पीच, एंड रंगीला रासुल का केस एंड बाकी भी जो केसेस आए, ठीक है। हेट स्पीच कुछ नहीं है, बेसिकली हेट स्पीच का मतलब यही है कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप, कम्युनिटी, रेस, रिलीजन के खिलाफ नफरत फैला रहा हो, उसे ही हेट स्पीच बोला जाता है, जिसके वजह से वॉयलेंस टर्न आउट हो सके। ऐसी भाषा की, ऐसा भाषण दिया, कहीं पे भी ऐसा कुछ बोला जो किसी के लिए नफरत फैलाए और उसी के बेसिस में वॉयलेंस ब्रेकआउट हो जाए, उसे हेट स्पीच बोला जाता है, ठीक है। नाउ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट
उन्होंने एक मैनुअल दिया गया है, उन्होंने एक मैनुअल दिया गया है साइबर हरासमेंट। अब हम लोग साइबर पे भी आ गए, हम डिजिटल वर्ल्ड पे आ गए, ऐसा नहीं सिर्फ ओरली, डिजिटली भी कोई हेट स्पीच दे सकता है। तो उसके लिए एक मैनुअल दिया था, हाउ टू टैकल दिस थिंग। जो लैंग्वेजेस थ्रेटन कर सकते हैं इंडिविजुअल उनकी आइडेंटिटी के बेस पे, तो वो भी एक हेट स्पीच ही कहलाई जाती है। ये माध्यम दिया गया है कि साइबर के ऊपर हेट स्पीच अगर हो तो उसके लिए आईपीसी के कैसे प्रावधान लगेंगे, 295 ये कैसे लगेगा अगर ये चीज़ हो। लॉ कमीशन ने भी बोला है कि हेट स्पीच बेसिकली क्या है, कोई रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ उनके खिलाफ कुछ बोलना, नफरत फैलाना थ्रू दी रिटर्न, स्पोकन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन और एनीथिंग जिससे लोगों में दहशत फैले और गुस्सा बढ़े और वॉयलेंस हो सके। ठीक है, तो ये 3 अलग से डेफिनेशंस दिए हैं टू टैकल हेट स्पीच ऑन ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म। इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच का फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, पर उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर रिस्ट्रिक्शन भी है। देयर इज नो फुल्ली इंजॉयबल राइट, इट इज़ अ लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड राइट। वाई? आप एंजॉय करो पर एक कानून के दायरे के अंदर एंजॉय करो, किसी और का राइट आप खींच रहे हो तो उसे फंडामेंटल राइट नहीं कहते। ये रिस्ट्रिक्शन क्या रखाया गया था कि पब्लिक ऑर्डर, सोवेनिटी, इंटीग्रिटी, रिलेशन विद दी फॉरेन फ्रेंड्स, ठीक है, या फिर डिसेंसी, ये सारे एस्पेक्ट के ऊपर कोई अगर डैमेज कर रहा हो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ नहीं लगता है। ठीक है, मॉरलिटी, रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 19 को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करती है। नाउ इंडियन पीनल कोड के अंदर आईपीसी की धारणा के अंदर हेट स्पीच कहाँ का कवर अप करती है। बेसिकली हेट स्पीच का ये आर्टिकल बाद में डाला गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, एक फेमस केस जो हम आगे देखने वाले हैं, जब लगा कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल विच कैन कवर दी हेट स्पीच। तो ये क्या बोलता है कि कोई डेलिबरेटली, इंटेंशनली, मलिशियसली कर रहा हो, किसी रिलीजियस फीलिंग के खिलाफ, कोई क्लास पर्टिकुलरली इंसल्ट कर रहा हो, किसी के बिलीफ हो, ठीक है, तो ये हेट स्पीच के अंदर आ सकता है थ्रू दी सेक्शन 295A। एक और है सेक्शन 153A, सबसे पहले यही था जिसके बेसिस पे शुरुआत हुई थी। ये क्या बताता है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के खिलाफ एनिमिटी शो कर रहा है, ठीक है, नफरत शो करने की कोशिश कर रहा है, उसको इसमें डाला जा सकता है थ्रू रेस, रिलीजन, कास्ट, जो भी बोल लो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 505, ये जो सेक्शन है ये क्या बोलता है कि कोई आर्मी म्यूटिनी करा रहा है, ठीक है, या लोगों को इस तरीके से भड़का रहा है कि पीपल वायलेंस हो जाए ऑन डिफरेंट रिलीजन, तो वो सारा इसके अंदर कंसिडर होता है। 5052 बोलता है ऑफेंस जिसकी वजह से नफरत हो, इल हो बिटवीन दी क्लासेस। अब ये सब क्या है, 3 ईयर ऑफ जेल, ठीक है, एटलीस्ट 3 ईयर तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे क्या सेक्शन 505 ये बोलता है कि अगर आप कोई रिलीजियस प्लेस है, मॉस्क है, टेम्पल है, वहाँ पे जाके कुछ ऐसा कर रहे हो, देन 5 साल की जेल की सज़ा होगी, ठीक है, एंड पेनल्टी भी होगी। तो ये सारे आर्टिकल्स हेट स्पीच को कवर करने के लिए, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे 295A, 153A, 505, 5052, 5053, ये सारे आर्टिकल्स आपको याद रखने पड़ेंगे आपको मेंस में आंसर लिखने के लिए। ठीक है, नाउ ऑब्जर्वेशंस क्या है हेट स्पीच के लिए अलग अलग संस्थाओं के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हेट स्पीच सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, ये सोसाइटी को डिवाइड कर देगी, टर्न आउट कर देगी, सोसाइटी ही नहीं रहेगी, सो उसे टैकल करना बहुत ज़रूरी है और ये जो सेक्शंस है वो रहने ही पड़ेंगे, वो हटा नहीं सकते। ह्यूमन राइट काउंसिल क्या बोलती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ काम नहीं करता। अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात करें तो राइट टू चिल्ड्रन उनका हद है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच काम नहीं करेगा। हेट स्पीच किसी कम्युनिटी का राइट है, डिफेमेशन कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है, आप उसके ऊपर अटैक करो, उसके रेपुटेशन, उसके राइट के ऊपर, ठीक है। पब्लिक इंसाइटमेंट टू जिनोसाइड, आप जिनोसाइड करवाना चाह रहे हो, दूसरे के राइट्स के लिए प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, तो यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं लगेगा। एडवोकेसी जो नेशनल रेशियल रिलीजियस हेट्रेड को करवाना चाह रहा हो किसी तरीके से,
तो भी किसी की राइट टू लाइफ का बात है तो यहाँ पे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं लगेगा। ये ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा बताया गया है। अब द फेमस केस रंगीला रसूल केस, ये जो केस था ये बना था जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने 295A आर्टिकल को बाद में जाके डाला। अभी ये केस में क्या हुआ, एक हिंदू पब्लिशर थे, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट की प्राइवेट लाइफ के ऊपर कुछ ना कुछ पब्लिश कर रहे थे। तो पहला जब पैम्पलेट आया तो उस इनको फाइल किया अंदर 153A, पर पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया कि ये कोई रिलीजियस को टारगेट नहीं कर, मतलब ये बोला गया विच एग्जामिन द क्वेश्चन वेदर टारगेटिंग रिलीजियस फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम टारगेटिंग रिलीजन। ठीक है, रिलीजन को टारगेट नहीं करे, कोई फिगर को टारगेट करे, इसलिए ये रफा दफा क्या छोटा। फिर से इस पब्लिशर ने पब्लिश किया, राजपाल ने, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट एंड इवन द कोर्ट्स ने इनको डाल दिया गया इसी के अंदर सेक्शन 153, ऑल्दो नॉट वेरी एवरी क्रिटिसिज्म, बट कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा हुआ तो इन्हें फिर डालना पड़ा। और उसी के बेसिस पे फिर डिमांड हुई और ब्रिटिशर्स ने एक ब्रॉडली कानून बनाया कि इस चीज़ को हम वाइडर स्कोप से एड्रेस कर सके। ठीक है, और उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे केसेस आते हैं हम वो देखते हैं। आप ये देखो 1957 रामजी लाल मोदी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये क्वेश्चन था कि क्या 295A होना चाहिए या नहीं, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, बोला ये रहना पड़ेगा क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी रिस्ट्रिक्टेड है पब्लिक ऑर्डर, और ये पब्लिक ऑर्डर को टैकल करने की कोशिश करता है। ठीक है, अगेन 1960 बाबा खलील अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला malicious intent of the accused can be determined not just from the speech in question but also from the external sources। देखो ये जो केस था 3-4 बार एक ही दिन में अलग अलग जो मीडिया हाउसेस थे वहां जाके सेम बात करना, इट वाज अ मलिशियस इंटेंट। ठीक है, सिर्फ उनकी स्पीच नहीं, एक्सटर्नल सोर्स से भी देख सकते हैं। देन 1973 रामलाल पुरी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये वाला जो सुप्रीम कोर्ट का केस था उसमें क्या बोला है, सी बात ये नहीं आती कि जो एकदम हाइपर सेंसिटिव लोग हैं कि इतना सा भी बोल दिया तो बाबा आए बाबा कर दे, उन लोगों को कंसिडर करके हम नहीं जजमेंट देंगे। एक ऑर्डिनरी पर्सन होता है, उसे किस तरीके से इसके ऊपर इम्पैक्ट होगा उसके बेसिस पे लिया जाएगा। ठीक है, सो दैट विल बी द डिटर्मिनेशन पॉइंट। बेरगुरु रामचंद्रप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, सुप्रीम कोर्ट का एक और था कि हम इसमें एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लगाएंगे। एक प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए। जैसे कि सरकार के द्वारा एक बुक जो पीवी नारायण ने लिखी थी धर्म कर्मा एक कन्नड़ नॉवेल थी जिसमें काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें थी जो हेट स्पीच को इन्वॉक कर रही थी, तो ये बुक को बैन कर दिया गया था। ठीक है, दैट वाज द प्रैग्मेटिक अप्रोच गवर्नमेंट हैज टेकन। कि ऐसा नहीं कि हम राह देखें कि कुछ हो, कुछ ऐसा हो तो दे कैन प्रैग्मेटिकली गो अहेड विद दिस। नाउ इतना ही ये टॉपिक है, इतने ही कानून है 295A, 153A, 5051, 5052, 5053, ये सभी हेट स्पीच को टैकल करते। ये मेजर केसेस हुए थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। अब इसको लेके क्या होगा, इवन बीच में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था वी नीड टू रिड्यूस दिस हेट स्पीच विच इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड इट इज हैम्परिंग द सोसाइटी अ लॉट। ठीक है, सो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को रोकना एंड टाइटली करना। क्योंकि क्या होता है कहीं पे पुलिस एक्शन लेती है कहीं पे नहीं लेती, तो ये नहीं रहना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट गोइंग अहेड, बट इतना है ना। बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द क्वेश्चन फॉर यू गाइस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राज्यसभा इलेक्शन। राज्यसभा के इलेक्शन कई स्टेट्स में हो रहे हैं, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनाया है। सो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और इसे डिसॉल्व नहीं कर सकते। सेकेंड स्टेटमेंट, ये इंश्योर करता है कि राज्यसभा कंटिन्यू रहे। 1/3 मेंबर रिटायर होता है हर 2 साल के अंदर एंड बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं टू फिल दी वैकेंसी। बाय पोल्स आर नॉट हेल्ड इन द केस ऑफ राज्यसभा इलेक्शन। बताइए कौन सा सही है, पढ़िए अच्छे से समझिए।
आंसर इज 1 and 2। बाईपोल के इलेक्शन होते हैं राज्यसभा में, कहीं कोई सीट नहीं होती तो बाईपोल ही इलेक्शन राज्यसभा में किया जाता है, तो ये गलत है थर्ड स्टेटमेंट। सो 1 and 2 इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, अभी जस्ट अग्निपथ स्कीम हमने पढ़ी है, सो आई वांट यू गाइस टू अपलोड द आंसर्स ऑन द कमेंट सेक्शन, डालिए अपना मार्क्स क्या है। अग्निपथ स्कीम intent for recruiting all the soldiers under permanent commission across the 3 services. The scheme is only for personnel below officer rank. As a part of the scheme, some part of the salary will be set aside under Seva Nidhi program, and the government will contribute an equal amount of every month. So, बताइए क्या इसमें से करेक्ट आंसर है? सी मैंने आपको बताया ये टेम्पररी सर्विसेज है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बाकी के दोनों स्टेटमेंट सही है। सो आंसर विल बी 2 and 3 विल बी ए। स्पेशल रेमिशन टू प्रिजनर, हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में इसलिए है कि स्पेशल रेमिशन दिया जा रहा है प्रिजनर्स को। वाई? बिकॉज आज़ादी का अमृत महोत्सव, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 75th इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, हमारे 75th ईयर आज़ादी के होने वाले उसकी सेलिब्रेशन में होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक नोटिफिकेशन दिया है उन प्रिजनरों को जिनको थोड़ा रेमिशन स्पेशली इस सेलिब्रेशन के बेसिस पे दिया जाएगा। अब उसके लिए क्राइटेरिया है वो हम सब देखेंगे, बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज रेमिशन, रेमिशन क्या बोला जाता है? और ये वर्ड कहीं ना कहीं आपने पॉलिटी पढ़ते वक्त पढ़ा है, जब आप प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की पावर्स पढ़ते हो तब। रेमिशन का मतलब है सस्पेंड, ठीक है, रेमिशन का मतलब है सस्पेंड, ठीक है, सस्पेंड द एक्चुअल सेंटेंस एंड लोअर डाउन दी सेंटेंस, रेमिट करना, जो आपका एक्चुअल सेंटेंस है ना उसको हमने सस्पेंड कर दिया है और वही जो है उसको हमने लोअर कर दिया है। जैसे आपके 2 साल की जेल बोलिए, हमने करके उसको 1 साल कर दिया, उसे ही बोलते हैं रेमिशन, थोड़ा बहुत आपको रेमिशन दे दिया, ठीक है। सो रेमिशन इसलिए अभी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है बिकॉज आज़ादी का अमृत महोत्सव है। सो डिटेल में अगर हम समझें क्या क्या इसके बारे में है, सो एक करके देखते हैं। सी एज पर दी स्पेशल रेमिशन क्राइटेरिया रखा है किस किस को मिलेगा, तो बोला गया है महिलाओं को, ट्रांसजेंडरों को जिनकी एज अबाउ 50 अबाउ हो चुकी है, ठीक है, 50 या 50 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर या महिला है उन लोगों को मिलेगा रेमिशन, मतलब उनको अब बाइज्जत छोड़ दिया जाएगा जेल से बाहर, ठीक है। देन जो मेल 60 के ऊपर हो चुके हैं, ठीक है, और उन्होंने अपनी सज़ा के 50% बिता दिए हैं विदाउट काउंटिंग दी जनरल रेमिशन अर्न, ठीक है, तो उन मेल्स को भी एलिजिबल है कि उन्हें भी रेमिशन मिल जाएगा, उन्हें भी रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तीसरे फिजिकली चैलेंज या डिसेबल पर्सन जिसकी डिसेबिलिटी 70% है एंड उन्होंने भी अपने 50% जितना टोटल सेंटेंस बिता दिया है, तो वो लोग भी एलिजिबल है। जो टर्मिनली इल है उन्हें भी, जो कन्विक्ट हुए गए हैं उन लोगों को भी इसमें रेमिशन दिया जाएगा। फिर कन्विक्टेड प्रिजनर जिन्होंने अपने 2/3 टोटल सेंटेंस बिता दिए, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। जो पुअर गरीब पर्सन उन्होंने अपनी सज़ा तो बिता दी है पर फिर भी वो निकले नहीं क्योंकि जो बेल की जो फाइन जो उनको देना था उसके पैसे नहीं है, तो वो फाइन उन्होंने वेव ऑफ करने की बात की और उनको भी रिलीज़ करने की बात कर दी है। यंग एज के जो ऑफेंसेस करने वाले बच्चे हैं 18 to 21, अगर वो कोई और क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट केस में नहीं है और उन्होंने अपने 50% सेंटेंस कर दिए है तो वो भी एलिजिबल हो गए रेमिशन के लिए। सो अच्छी बात है, वी कैन रिलीज बिकॉज वी नो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रिजनर्स
है जेलों में, हमारे जेलों का इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। काफ़ी ऐसे भी है जो बेचारे लोग के पास पेमेंट नहीं है कि वो अपने आप को उनका जो ऊपर फाइन था, चोरी का भी फाइन हो, फिर भी उनके पास नहीं, और इतने साल से वो जेल में सड़ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये रेमिशन स्कीम लाई गई है, अच्छी है। लेट्स सी, बिकॉज गलती इंसान के द्वारा की जाती है, तो कोर्ट के द्वारा जो सज़ा दी है उन्हें क्यों दी जाती है कि वो सुधरे। तो वी कैन गिव देम सेकेंड चांस टू लिव विथ डिग्निटी, ठीक है, और विद इन द लॉ। नाउ following person would not be eligible for the grant of special remission। इन लोगों को ग्रांट जो ये रेमिशन का है वो नहीं मिलेगा। कौन से ये लोग हैं? जिनको डेथ सेंटेंस बोला गया है, ठीक है, या जिनका डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट कर दिया हो, ऐसे लोगों को ये लोग ये टर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, ये रेमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। या कोई पर्सन जो लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा खा रहा हो, उनको भी ये अंदर एलिजिबल नहीं है। या ऐसे पर्सन जो टाडा, पोटा या उपा, अनलॉफुल एक्टिविटी, एक्सप्लोसिव एक्ट, एनएसए के अंदर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, एंटी हाईजैकिंग एक्ट के अंदर कन्विक्ट हुए हैं, इन लोगों को भी ये रेमिशन लेने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं। अब बात करते प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की, बिकॉज दे हैव द पावर टू pardon, to commute, to remit, to respite, to reprieve or suspend any sentences include the death sentences and in such a way कि हमारे पास एक आखिरी ऑप्शन प्रेसिडेंट या गवर्नर का बचता है जो लोग कन्विक्ट होते हैं। तो हम आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट की बात करते हैं, जो ये पावर संविधान के द्वारा प्रेसिडेंट को दी गई है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रेसिडेंट ने अपनी जो ये पावर है, पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, पनिशमेंट, सस्पेंड, ये सब अपनी मर्जी से नहीं करना है, इंडिपेंडेंटली नहीं करना है, जो सरकार बोलेगी उनके एड एंड एडवाइस में करना है, ठीक है। सो सर ये सुप्रीम कोर्ट का एक और वर्डिक्ट में ये चीज़ बोली गई थी, मारूराम वर्सेस यूनियन इन इंडिया एंड धनंजय चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। धनंजय चटर्जी का केस तो बहुत ही फेमस केस था। ऑल्दो द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द कैबिनेट एडवाइस, ये क्या बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है आर्टिकल 74, तो प्रेसिडेंट वापस से रेकमेंड कर सकते कैबिनेट को, एंड देन मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को विद इन जो भी उन्हें लगता है वो वापस से रिप्लाई करेगा, बोलता है नहीं हमने जो बोला वही है, देन इट इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, फिर कुछ नहीं भैया करो, ठीक है। सो ये हमारे अभी जाते जाते वाले प्रेसिडेंट है। अभी प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाला है, सो लेट्स सी कौन बनते हैं। गवर्नर पार्डनिंग पावर, गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर है। गवर्नर सेम प्रेसिडेंट की तरह पार्डन कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, पर क्या डिफरेंस है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पार्डनिंग की बात करूँ, पार्डनिंग का मतलब क्या है? माफ़ी, हर एक चीज़ से आपको माफ़ कर दिया, आप बाइज्जत बरी हो गए हो, कोई भी कुछ भी आपके ऊपर चार्जेस नहीं है, फ्री। माफ़ी फ्रॉम दी डेथ सेंटेंस, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट दे सकता है, याद रखना। पार्डन बाकी कोई सेंटेंस हो तो गवर्नर दे सकता है, पर डेथ सेंटेंस हो तो गवर्नर नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही दे सकता है, ठीक है। देन डिस्पाइट का मतलब क्या है? मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई फिजिकली चैलेंज है या कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको हम इतना कड़क पनिशमेंट नहीं दे सकते अकॉर्डिंग टू देयर क्राइम, पर उसी को चीज़ उनके जो क्राइटेरिया है जिस हालत में है उसके लिए हमें लोअर पनिशमेंट देनी पड़ती है। देन रेमिशन जो हमने अभी समझा, लोअर कर दिया, सेम ऑफेंस मतलब सेम पनिशमेंट रहेगी, बस पीरियड को रिड्यूस कर दिया होता है, ठीक है। देन रिप्राइव का मतलब ये है, ये बोलते हैं कि भैया सपोज आपके ऊपर डेथ सेंटेंस है, ओके, हम आप वो डेथ सेंटेंस को सस्पेंड कर देते हैं या तो कम्यूट कर सकते हैं गवर्नर, ठीक है, वो पार्डन नहीं कर सकते, फिर आप जाके पार्डन लिया हो, उसे ही बोलते हैं रिप्राइव, के रोक दिया। कम्यूट मतलब चेंज कर दिया डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजमेंट या कोई और भी सेंटेंस को किसी और सेंटेंस में कम्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये सारे इसके मतलब है। अभी बेसिकली गवर्नर एंड प्रेसिडेंट के पावर में डिफरेंस क्या है?
कि प्रेसिडेंट सेंटेंस जो मिलिट्री कोर्ट के द्वारा हो, मार्शल कोर्ट, तो वो भी पार्डन प्रेसिडेंट कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता। डेथ सेंटेंस को भी पार्डन प्रेसिडेंट ही कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता। बट हाँ, गवर्नर उसको सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है, बट सिर्फ पार्डन नहीं कर सकता, इतना याद रखना। हिज पार्डनिंग पावर आर ग्राउंडेड फॉर केस जहाँ पे यूनियन लॉ के बेसिस पे और इनके स्टेट लॉ के बेसिस पे। सो इतना डिफरेंस है। नाउ सिप्री ईयरबुक, सिप्री एक इंस्टीट्यूट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट के द्वारा देखा जाता है कि वर्ल्ड वाइड किस तरीके से आर्म वेपन्स यूज किए जा रहे हैं, किस तरीके से न्यूक्लियर का कंटेंट बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। तो उसी के बेसिस पे हाल फिलहाल में एक ईयर बुक उन्होंने रिसेंटली लॉन्च की है। अब ये ईयर बुक में क्या बोला है कि देयर आर बीन वरिंग ट्रेंड्स पास्ट थोड़े टाइम से रिगार्डिंग दी इंटरनेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, सो हम देखेंगे कि सिप्री है क्या और क्या ये ट्रेंड्स है जो खतरनाक उनको लग रहे हैं। और ग्लोबल आर्म इम्पोर्ट्स सबसे टॉप किसने किया है, की डेवलपमेंट कंसर्न क्या हो रहा है इसके अंदर, एंड ईरान के बारे में दिया, एंड व्हाट लाई अहेड, इसी के बारे में इस बुक के अंदर दिया है। सिप्री ईयर बुक 2022 की आ चुकी है, ये पुरानी है, सो 2022 की आ गई है। बात करते हैं सिप्री की। सिप्री क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इंडिपेंडेंट संस्था है जो थिंक टैंक है, वो देखती है, रिसर्च करती है कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, कहाँ इतनी आर्म्स यूज हो रहे हैं, आर्म कंट्रोल है, डिसआर्मामेंट है या नहीं है। सो ये संस्था उसके नाम पे वहीं पे बनी है, स्टॉकहोम, वहाँ पे इस्टेब्लिश हुए स्वीडन में 1966। इनका काम है डेटा एनालिसिस करना, रिकमेंड करना, और इन्हीं के डेटास के बेसिस पे पॉलिसी मेकर, रिसर्चर सब कुछ इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, अब इनका बोला है कि देयर इज बिन ट्रेंड इन मिलिट्री स्पेंडिंग 21 से लेके, मतलब 2012 से लेके 21 तक मिलिट्री पे स्पेंड का खर्चा कहीं ना कहीं स्टेबल थोड़ा हुआ है, ऐसा बोला गया है। बट अगर हम देखें तो डाउनवर्ड थोड़ा चला। फिर देखने जाए तो रशिया एक्चुअली लीड इन एब्सोल्यूट नंबर ऑफ न्यूक्लियर इन्वेंटरी, 5977 न्यूक्लियर बॉम्ब है, अगेंस्ट यूएस की अगर देखें तो 5422। यूएस के पास सबसे ज़्यादा वॉरहेड्स है। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेंटरी रशिया की सबसे ज़्यादा है, पर वॉरहेड्स अगर हम देखने जाए तो यूएस के पास सबसे ज़्यादा वॉरहेड्स है। ठीक है, यूके के पास कुछ 225 न्यूक्लियर वेपन्स है, एंड फ्रांस के पास कुछ 290, चाइना के पास 350। इंडिया का देखो भाई 160, हमारे चाइना में 350 है, हमारे पास सिर्फ 160 है, एंड उनके ही मित्र पाकिस्तान 165। तो कहीं ना कहीं इंडिया को अपना फिर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आजू बाजू दो खतरे हैं, इसलिए इंडिया अपना न्यूक्लियर को बनाना भी चाह रहा है, क्योंकि ये 350 टू हाई। वहीं बात करें इसराइल की तो 90 है, नॉर्थ कोरिया 20 है। तो कहीं ना कहीं इसमें बोला गया है कि देयर इज़ एन फियर कि जिस तरीके से चाइना अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है और कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन बढ़ा रहा है, तो लोगों में बहुत फियर आ रहा है। पर सेम ये अटेंशन यूएस के ऊपर नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि यूएस एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो ऐसे नहीं करेगी। ठीक है, चाइना क्या है, एक कम्युनिस्ट कंट्री, स्टेट ऑर्डर पे सब चलता है। ठीक है, तो वो कभी भी बिगड़ सकते हैं उनकी पॉलिसी पे, इसलिए कहीं ना कहीं सबका साथ ज़्यादा चाइना के अगेंस्ट पे है और जिस तरीके की उनकी पॉलिसी है। now बात करते हैं ग्लोबल आर्म इंपोर्ट। ग्लोबल आर्म इंपोर्ट की बात करें तो इसमें बोला गया है कि इंडिया टॉप रहा है इंपोर्ट में इन द ईयर 2017 से लेके 21 तक। ठीक है, मेजर इंपोर्टर्स कंट्री इंडिया के साथ सऊदी है, इजिप्ट है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है। सो ये कंट्रीज है जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल आर्म इंपोर्ट करती है। ठीक है, ग्लोबल आर्म इंपोर्ट में बेसिकली सबमरीन्स हो, न्यूक्लियर, एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट, मैन अनमैन एरियल व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें जो ऑर्डर कर रहा हो, इंपोर्ट कर रहा हो बाहर से, उसको बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। फिर इस रिपोर्ट में एक और बात करी थी, जो इस रिपोर्ट में बोला कि देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ कंसर्न, कि हाल फिलहाल में आप देखो क्लैशेस हो रहे, जैसे अफगानिस्तान में सिविल वॉर हुआ, म्यांमार के अंदर कूप हुआ, एंड प्लस यूएस एंड चाइना का वॉर चल रहा है। कहीं ना कहीं स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में, जैसे तालिबान एंड अफगानिस्तान गवर्नमेंट,
सो कहीं ना कहीं ये सारे ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं एंड इम्पॉर्टेंटली क्लाइमेट की वजह से भी हज़ार्ड पोज हो रहा है। सो ये सारी बातें की गई एंड अभी जो रशिया का इन्वेंशन हुआ है यूक्रेन में और क्रेमलिन की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हम डरेंगे नहीं, लगा तो न्यूक्लियर सीधा लॉन्च भी हो सकता है, ठीक है, तो धमकी ओपन एंडेड दी है। सो कहीं ना कहीं थोड़े कंसर्न फ्लैग आउट हुए कि किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है। एंड इम्पॉर्टेंटली चाइना अपनी मिसाइल्स पावर बढ़ा रहा है, 300 न्यूक्लियर मिसाइल सिलोज चाइना के द्वारा डेवलप करी है, तो काफ़ी शौक होने की बात है। नाउ बोला गया ईरान का मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ गया है सिप्री के द्वारा, पर ये क्रिटिसिज्म किया गया सिप्री के ऊपर कि आप उनके मिलिट्री एक्सपेंडिचर कैसे ज़्यादा बता रहे हो, उधर तो हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है, तो आप एक्सचेंज रेट तो देखो। सो कहीं ना कहीं इस पर इनके ऊपर जो एक्यूजेशन हुआ है उस पर इन्वेस्टिगेट होगा कि एक्सचेंज रेट का इशू है या नहीं है। सो लेट्स सी फिर क्या आगे लाइक करता है। तो क्लियर कट बोला है दैट वर्ल्ड को अगर पीसफुली रहना है तो डिसआर्मामेंट करना पड़ेगा। जो ट्रेंड से दो सुपर पावर, दो तो नहीं अभी तो एक ही है जैसे यूएस है, बट इमर्जिंग सुपर पावर चाइना अगर बोले वो भी अपना न्यूक्लियर, तो उनके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। यूएस एंड रशिया जिनके पास इतने वॉर हेड्स है उनको थोड़ा पीसफुली रिजोल्यूशन ट्रीटीज लानी पड़ेगी कि इसका इस्तेमाल ना हो। एंड यहाँ पे बोला गया कि कहीं ना कहीं इस तरीके से भी ट्रेंड दिख रहा है कि कोई कंट्रीज है डेमोक्रेटिक नहीं, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो हमें दिख रहा है, पर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहाँ पे ऑथोरिटेरियन सरकारें आ रही है और जिस उसी के वजह से उनकी जो आइडियोलॉजी है वो इतनी भड़क के आ रही है कि वॉर जोन्स डबल हो रहे। कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की कमी देखने को मिल रही है जो ज़रूरी है इस चीज़ को रोकने के लिए। दैट्स इट, वहाँ तक ही था। सो दैट वाज द सिप्री रिपोर्ट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आगे हम चलते हैं दूसरे एक टॉपिक के तरफ जिसका नाम है व्हाट इज़ दी ब्लैक डेथ। किसे बोलते हैं ब्लैक डेथ? बेसिकली ब्लैक डेथ कुछ नहीं है, बल्बोनिक प्लेग जिसे बोला जाता है, जो इंडिया में भी हुआ था कि जिस इंसान को हो जाता है वो 7-8 दिन में मर जाता है, पूरे बॉडी में ब्लैक ब्लैक कलर उसके डॉट्स रिमार्क्स आ जाते हैं और ये एक बैक्टीरिया की तरफ से होता है। सो डिफरेंस याद रखना, बैक्टीरिया एंड वायरस। बैक्टीरिया खुद से जीता है, उसे कोई होस्ट की ज़रूरत नहीं होती। वायरस नॉन लिविंग होता है इनिशियली, वो जब होस्ट के अंदर आता है तभी वो एक्टिवेट होता है, उनका खुद का सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, बैक्टीरिया का होता है। कैसा सेल स्ट्रक्चर होता है? प्रोकैरियोटिक उनका सेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हम जो है हमारा यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया सबसे पहले है इसलिए वो यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर से बने हुए। नाउ इधर आ जाते हैं, हाल फिलहाल में जनरल के एक नेचर नाम की जनरल है, उसमें एक चीज़ पब्लिश हुई। फॉर एग्जाम्पल उसमें बोला गया कि जो हमारा इतने सालों से मतलब उस टाइम से ये एक विवाद की बात थी कि कहाँ से ये बल्बनिक प्लेग आया। किसी ने बोला भैया चाइना से आया है, वहाँ से कोई एक आदमी ट्रेड करने गया तो वहाँ यूरोप में भी फैल गया, ठीक है। दूसरों ने बोला कि जो मंगोल्स थे उन लोगों ने बदला लेने के लिए ये जो बल्बनिक प्लेग की जो बॉडीज थी वो उस साइड डाल दी गई, तो ये सारी तरकीबें लगाई गई थी। पर हाल फिलहाल में एग्जैक्टली ये पता चला है कि बल्बनिक प्लेग आज के टाइम पे नदर्न किर्गिस्तान में एक्चुअली में इवॉल्व हुआ था, वर्ल्ड में जब फैला उसके 7-8 साल पहले ही वहाँ पे हो चुका था, ये रिपोर्ट्स आई है, ठीक है। इसलिए ये न्यूज़ में है, ब्लैक डेथ इसलिए बोलते हैं। ये वो बैक्टीरिया ईस्टी सी ब्लैक डेथ एक्चुअली बल्बोनिक प्लेग है जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में एग्जैक्टली नॉर्थ किर्गिस्तान में सबसे पहले है, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। इसको ब्लैक डेथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसने बहुत लोगों की जान ले ली। एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है येरेंसिना पेस्टिस। येरेंसिना पेस्टिस ये जो बैक्टीरियम है वो बेसिकली जो फ्लीज होती है, ठीक है, या रॉडेंचू है, उनसे फैलता है और ये बहुत जल्दी फैल रहा था लोगों के अंदर, प्लस खुद ह्यूमन बॉडी रेस्पिरेटरी हवा या उनके वजह से भी, उनके वेक्टर्स से भी फैल सकता था ये येरेंसिना पेस्टिस, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है। अभी इसको एपिडेमिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ये बुबल्स है एकदम हार्ड इन्फ्लेंटरी हो जाते हैं
और इसको इसी से पता चल जाता है। और इसमें सिम्टम्स क्या होता है कि जैसे किसी को हुआ ना तो उसको बहुत ज़्यादा बुखार आएगा एंड उसके बाद बहुत सारी वॉमिटिंग होगी ब्लड में, और वो इंसान 2 से 7 दिन के बाद रहता नहीं है। इसलिए ये बहुत ही गंभीर रोग था। और इसको ब्लैक भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जब लिखा गया था तो ये यूरोपियन राइटर्स के द्वारा लिखा गया था, और ये जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है इसलिए एशिया और मोस्टली इसलिए इसका नाम ब्लैक रखा गया था अकॉर्डिंग टू दैट। बट जनरली मेजर माना जाता है कि उनके जो सिम्टम्स निकल के आते हैं, बॉडी ब्लैक हो रही है, इसलिए ब्लैक डेथ रखा गया है। वाई इज़ द न्यू डिस्कवरी सिग्निफिकेंट? बिकॉज जो उससे पहले की कंट्रोवर्सी थी कि भैया चाइना से आया है, फिर किसी ने बोला था नहीं भैया मंगोल के आदमी ने डाला हुआ है, तो उसे क्लियर अप करने के लिए है। अब ये जो प्लेग है ना, देखो मैंने बोला ना ये विक्टिम के अंदर ब्लैक मार्क लाता है वो, बट हिस्टोरियंस ने बोला कि ये एक्चुअली इमर्ज हुआ सेंचुरीज लेटर, जब ये बुक उसके बाद में लिखी गई है। तो कहीं ना कहीं इसे समझने के लिए उन्होंने इस तरीके से नाम रखा है। यूरोप में इसको बोला जाता है ग्रेट डेथ, ठीक है, ग्रेट पेस्टिलेंस या तो ग्रेट डेथ, क्योंकि इसके वजह से पूरी की पूरी यूरोप की इकोनॉमी हिल चुकी थी, क्योंकि उनकी जो डेमोग्राफी है वो कम थी एंड उसमें भी ये आया तो काफ़ी सारे लोग मर चुके थे। अब वो जब मर गए तो व्हाट हैपन, लोग नहीं है तो काम होगा कैसे, काम होगा नहीं तो इकोनॉमी चली गई कैसे, तो काफ़ी पूरा इकोनॉमी हिल चुका था इस डेथ की वजह से। So as I say, 52 million people were died in the Europe. इतने ज़्यादा लोग मर चुके थे, इसलिए उनकी इकोनॉमी पूरी पूरी हिल चुकी थी, ठीक है। यू कैन सी द फोटोज़, ये पूरे उनके शरीर में ब्लैक ब्लैक हो जाता है। सो इसलिए इसको ब्लैक बुबोनिक प्लेग भी बोला जाता है। इंडिया में भी स्प्रेड हुआ था, इसलिए न्यूज़ में था। अब ये क्वेश्चन आपके लिए पढ़िए और आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए। इससे पहले का जो लास्ट लेक्चर था तभी मैंने इसका 50+ स्टॉकहोम 50+, उसमें कुछ बात बताई थी और थोड़ी रिपोर्ट्स भी बताए थे, वहीं से ये एक रिपोर्ट की क्वेश्चन है। सो एमिशन गैप रिपोर्ट देखिए, बताइए जल्दी। Basically, this report came from UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। लास्ट टाइम हमने स्टॉकहोम 50+ किया था, बताया था जून में सेलिब्रेट हुआ है 50 साल UNEP के भी, तो उस वक्त रिपोर्ट्स भी बात की थी। तो ये वो क्वेश्चन है। वन मोर क्वेश्चन राज्यसभा को लेके, देखिए राज्यसभा के इलेक्शन के ऊपर ही क्वेश्चन है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राज्यसभा इलेक्शन। राज्यसभा इलेक्शन के बारे में यहाँ बात चल रही है, ठीक है, और उसी के लिए स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। थोड़ा समझिए क्या है ये स्टेटमेंट, कैसे कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं कैसे नहीं होते, उसी के बारे में दिया है। सी द आंसर इज डी, ऑल ऑफ देम आर द करेक्ट। कैंडिडेट जिसको कोई अपोज नहीं करने वाला है तो वो जीत जाएगा विदाउट कंटेस्टिंग, एक ही है और सब सपोर्ट करें, हाँ ठीक है उसको बिठा दो, तो इलेक्शन क्यों होगा, ठीक है। हाल फिलहाल में 53 सीट्स के लिए बहुत सारे स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हुआ था, तो उसी में से 16 सीट्स के ऊपर ही एक्चुअली बाईपोल इलेक्शन हुआ गया, बाकी सबको अनअपोजली सिलेक्ट कर दिया
गया था. सो इफ फॉर एनी सीट्स कैंडिडेट फेल, हाँ अगर कोई भी सीट्स में कैंडिडेट अगर सिक्योर नहीं करते जो चाहिए होता है, तो ये क्या है, सिंगल प्रेफरेंस वाला जो वोटिंग सिस्टम है, ठीक है. सो उसी के बेसिस में ये दे दिया जाता है, उनकी सेकेंड काउंटिंग जो लोवेस्ट होती है वो किसी और को चली जाती है, ठीक है. देन नंबर ऑफ वोट्स कैंडिडेट टू राज्यसभा इलेक्शन रिक्वायर्ड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. इसमें क्या बोल रहे हैं बेसिकली कि सपोज एक वैकेंसी है, ठीक है, तो कैसे होगा, 100 जने देने वाले हैं तो वो 100 जने खड़े होंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 3 प्लस 1, इस तरीके से जो आएगा आंसर उस पे होगा. प्लस अगर वेट आई विल शो यू, देखो ये फॉर्मूला यहाँ दिया गया है, एक सीट के लिए होगा तो क्या होगा 100 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ठीक है. तो 51 वोट्स अगर मिलते तो वो पर्सन जीत जाएगा. अगर एक से ज़्यादा सीट के लिए, फॉर एग्जांपल 3 राज्यसभा की वैकेंसी है, तो यहाँ पे 100 देने वाले मेंबर्स हैं इंटू 100 अपॉन 3 प्लस 1 एंड प्लस 1 इसका क्वोटेंट का, तो इतने वोट्स चाहिए उस पर्सन को जीतने के लिए. तो ये पूरा का पूरा है. आसियान, हाल फिलहाल में म्यांमार के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है वो इस बार 24th आसियान इंडिया की मीटिंग में अनलाइकली टू गोइंग टू बी पार्टिसिपेट, ठीक है. सो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो ये 15 जून को आसियान की मीटिंग हुई है, आसियान एंड इंडिया, ठीक है, ये आप देख सकते हो सारे खड़े हैं. तो ये जो मीटिंग हुई गई है इसमें क्या बात हुई, किस तरीके से हुई, तो उसी की बात चल रही है. अभी आसियान जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, उसके बारे में हम समझते हैं और इंडिया के साथ कैसे टाई अप होता है वो हम समझते हैं. आसियान बना गया है, ये ऑर्गेनाइजेशन 10 कंट्रीज को मिलके बनाएगी. ये 10 कंट्रीज आप देख सकते हो, म्यांमार, थाईलैंड, देन लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस एंड सिंगापुर. इन सारी कंट्रीज़ को मिलके आसियान बना है. आसियान मेंबर कंट्रीज़ है ये, ठीक है, टोटल 10 कंट्रीज़ है. ये आसियान बना था ऑलमोस्ट 1966 के आसपास ये आसियान बना था. आसियान का ऑब्जेक्टिव्स अगर आप देखें तो इसका क्या है कि इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन लाना है इन द मतलब एक ऐसा हम सारी सरकारें हम मिल के चलाएगी. ये आसियान एक एसोसिएशन बनाते, एक ग्रुप जैसे यूरोपियन यूनियन है उस तरीके से, पॉलिटी हो, सिक्योरिटी हो, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो, सिक्योरिटी हो, मिलिट्री हो, एजुकेशन हो, सब में हम मिलके उस पर कुछ काम करते हैं, ठीक है, और सबको इसका फ़ायदा भी मिले. प्लस हम और भी रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े एंड इंडिया जो रूल्स ऑफ लॉ है वो आसियान के आसपास की जगह है वहाँ पे यूएन का चार्टर इस्टेब्लिश हो, इस तरीके से काम करे, ठीक है. एंड खुद की कम्युनिटी, साउथ ईस्ट एशिया की जो कम्युनिटी है उसको प्रॉस्परस वे में उस रीजन को डेवलप करने के ये ऑब्जेक्टिव्स रखे गए. मेजरली ये संस्था जो है इसका विजन क्या है, हम एक है, हमारी आइडेंटिटी एक है और हम एक कम्युनिटी है, ये उनका मोटो है. हेडक्वार्टर इनका जकार्ता है इंडोनेशिया में. 8 अगस्त 1967 को आसियान बना था, इसलिए 8 अगस्त को बनाया जाता है आसियान डे, ठीक है. ये आसियान बैंकॉक डिक्लेरेशन से बनाया था. इनके फाउंडिंग फादर सारी 10 कंट्रीज नहीं थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यही इनकी फाउंडिंग कंट्रीज, फाउंडिंग फादर बोल सकते हैं, ठीक है. आसियान के अंदर एक्चुअली हर साल इन लोगों की मीटिंग होती है, हर साल एक कंट्री होस्ट करती है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर चलता है, ठीक है. आसियान 3rd लार्जेस्ट मार्केट है इन द वर्ल्ड और यूरोपियन यूनियन एंड नॉर्थ अमेरिका के मार्केट से भी काफ़ी बड़ा मार्केट है. आसियान इतनी 10 कंट्रीज, इतना बड़ा मार्केट है, 3रा लार्जेस्ट मार्केट. अभी आसियान एंड किस तरीके से सारे काम शुरू होते हैं, ठीक है. अभी आसियान एंड इंडिया की सबमिट हुई है 24. आसियान ने एक शुरू किया था +3 के अंदर जापान था, साउथ कोरिया था एंड चाइना था, जिनके साथ मिलके थोड़ा बहुत कोऑपरेशन के साथ, कोऑर्डिनेट के साथ डेवलपमेंट करते हैं. अभी +3 से आगे जाके ये हो जाते हैं +6. सो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इसमें ज्वाइंट हो जाता है, जिसे ही बोलते हैं ईस्ट एशिया सबमिट, ठीक है. नाउ
आशियान +6 में जो है टोटल ये किस पे करेंगे, यही इकोनॉमी, पॉलिसी, सिक्योरिटी, सोशल कल्चर, इसी के एस्पेक्ट पे इन लोगों की ग्रुपिंग की कोऑर्डिनेशन होगी। ये बेसिकली एक यूरोपियन यूनियन, जैसे यूरोपियन कम्युनिटी हम सब बोलते हैं EU, ठीक है, उसी के जैसे आशियान कम्युनिटी का एक ईस्ट आशियान कम्युनिटी का इस तरीके से प्लान करने का सपना जो है वो करने की कोशिश हो रही है। आशियान एंड इंडिया की बात करें तो सबसे पहले 2010 के अंदर आशियान एंड इंडिया का गुड्स का एक डील साइन हुआ था, जिसमें बोला गया था कि 10 कंट्रीज एंड इंडिया के अंदर जिस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा इसमें इतनी ड्यूटीज कम करने में होगी। मोर देन 75% गुड्स कवरेज हुए थे, ठीक है, एलिमिनेशन करना, रिड्यूस करना धीरे धीरे करके। फिर सर्विसेज के लिए भी 2014 में अग्रीमेंट हुआ था, जिसमें वही किस तरीके से ट्रांसपेरेंट मार्केट एक्सेस दे सके सर्विसेज को, रेगुलेशन करे, डिस्प्यूट सेटलमेंट किस तरीके से हो। इन्वेस्टर्स के लिए भी एक डील 2014 में की थी कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मिले, इक्वल ट्रीटमेंट हो, ये सारी बातें। देन सबसे मेजर आशियान इंडिया का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है, ये भी 2010 में आया था जब वो गुड्स वाला था उसके बाद, एंड इसी के बाद ये एक इमर्ज होने आ रहा है आशियान इंडिया फ्री एरिया इमर्ज टू बी गोइंग टू बी बोथ पार्टी टू एक्सपांड। एंड कहीं ना कहीं इंडिया की जो लो ईस्ट पॉलिसी और आशियान की वेस्टवर्ड पॉलिसी है, इसी के बेसिस पे ये इवॉल्व होके आ रहा है। इफ़ वी सी इंडिया एंड आशियान, तो बेसिकली 1.8 बिलियन जितने लोग हैं यहाँ पे, एंड अगर हम इकोनॉमी देखें तो 2.8 ट्रिलियन जितनी इकोनॉमी है US डॉलर की। सो कहीं ना कहीं टैरिफ को लिबरलाइज करना है। 90% प्रोडक्ट जो डायनामिक भी है, स्टैटिक भी है, जैसे फॉर एग्जांपल पाम ऑयल, कॉफ़ी, पेपर, ब्लैक टी, थोड़े रीजनेबल ट्रेड्स के अंदर हो सके, ठीक है। सो ये आशियान इंडिया फ्री ट्रेड एरिया है और इसी की सारी ऑर्गेनाइजेशन आशियान के अंदर है जो मैंने आपको समझाई है। बात करते हैं माइक्रोप्लास्टिक की। What are microplastic? Recently, it has been found कि माइक्रोप्लास्टिक अंटार्कटिका के अंदर मिले। बेसिकली न्यूजीलैंड की एक यूनिवर्सिटी है कैंटाबरी की, उसके रिसर्चर्स गए थे और उन्होंने 19 सैंपल्स लिए गए थे। एक बहुत बड़ा आइस शेल्फ है, रॉस आइस शेल्फ अंटार्कटिका में, वहाँ से उन्हें पाया कि हर एक सैंपल के अंदर से माइक्रोप्लास्टिक पहुँचा है। सो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट वी हैव फाइंड कि डीप ओशन तक माइक्रोप्लास्टिक पहुँच चुका है, ठीक है, और अब तो अंटार्कटिका तक भी पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं माइक्रोप्लास्टिक अंटार्कटिका में पहुंचने में बहुत बड़ा हैजार्डस अलर्टनेस आ चुका है कम्युनिटी के अंदर। यू कैन सी ये दक्षिण गंगोत्री और बाकी सभी की ऑब्जर्वेटरीज यहाँ आसपास में ही है, यहाँ सभी की ऑब्जर्वेटरीज है जो वो लोग अंटार्कटिका में रुक के ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हम समझते हैं माइक्रोप्लास्टिक है क्या। माइक्रोप्लास्टिक मतलब कुछ भी चीज़ प्लास्टिक की 5 mm से कम, एक चावल के जो कण होता है ना उससे भी कम, ठीक है। दो तरीके की माइक्रोप्लास्टिक होते हैं, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब ये है कि बेसिकली ये डिज़ाइन की होती है कमर्शियल यूज, जैसे इफ़ यू सी सनस्क्रीन उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक होता है, ठीक है। कॉस्मेटिक्स, देन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, फाइबर्स हो, उस सब के अंदर होता है, तो उसके वजह से वो आ जाते हैं। तो देयर इज़ अ कंट्री एल साल्वाडोर, उनके आसपास जो है ना वहाँ पे सनस्क्रीन बैन कर दी गई है, क्योंकि लोग सनस्क्रीन लगा के बीच के पास अंदर पानी में जाते थे एंड उसमें से माइक्रोप्लास्टिक ओशन के अंदर आ रहा है, ठीक है। देन सेकेंडरी क्या है कि जो आप यूज़ कर रहे हो, बॉटल, फिशिंग नेट, इन सभी में से जो डिग्रेड होके निकल रहा है तो वो माइक्रोप्लास्टिक एक्सपोज हो रहा है, वो सेकेंडरी है, ठीक है। दो तरीके के माइक्रोप्लास्टिक बनते हैं। अभी देखो ये है रॉस आइस शेल्फ, यहाँ पे अलग अलग 19 सैंपल लिए गए और इन्हीं 19 सैंपल्स के अंदर से माइक्रोप्लास्टिक मिला है, तो दैट मीन्स कहीं वो है। ये पूरा अंटार्कटिका है, ये सबसे बड़ा आइस शेल्फ है जो ऑलमोस्ट मेल्ट हो रहा है, ठीक है, रॉस सी, देन आमरी सी, यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री भी इंडिया की जो एक ऑब्जर्वेटरी है वो यहीं है। देन माइक्रोप्लास्टिक ये प्राइमरी वाले हैं जो, और ये इनको डिग्रेड करके बनते हैं, जो पानी में आ गए उनको डिग्रेड करके बनते हैं। माना जाता है कि यही सारी चीज़ एक मछली कंज्यूम करता है, एक मछली को लोग कंज्यूम करते हैं और लोगों के खून के अंदर माइक्रोप्लास्टिक पहुंच सकता है, और वो खून में गया मतलब आपके ऑर्गन्स में, आपके आने वाले बच्चों में। सो इसी से कैसे बीमारी और ख़तरनाक बढ़ सकती है, कैंसर।
सो हेल्थ हजार्ड अगर हम बात करें, इट हैज़ बीन फाउंड कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर माइक्रो प्लास्टिक डिपॉजिट हो रहे हैं या ये नहीं, ये क्लियर नहीं है, पर कहीं बीच में न्यूज़ भी आया था, ठीक है। और ये क्या है, हमारे स्ट्रीम प्रीएम्बल है, तो परमिएबल है, दैट मीन्स इजीली आने दे सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली रेड के ऊपर रिसर्च किया, उसको डाला, तो देखा गया कि उसकी लिवर किडनी वहाँ पे स्टोर हो गया है और बढ़ रहा है, और उसको किस तरीके से हैम्पर करेगा वो उसकी स्टडी हम देख रहे हैं कि इंसानों में किस तरीके से हैम्पर करेगा। सी देर आर 3 ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वर्किंग। एक तो है कमीशन फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज इन अंटार्कटिका, जिन्होंने ये प्लास्टिक का वो सब डिग्रेडेशन होके इधर आ रहा उसको रोकने के लिए वॉच रखा गया है। प्लस आर्टिक ओशन के अंदर के भी लिए रखा है। इवन आर्टिक ओशन टूरिज्म ऑपरेटर्स जो होते हैं या अंटार्कटिका के जो भी टूरिज्म ऑपरेटर्स होते हैं, उन्होंने खुद से बोला है कि हम लोग जो यूज़ करते हैं प्लास्टिक, उसका कम कर देने वाला है यूजेज, ठीक है। इसलिए भी न्यूज़ में था। नाउ यू कैन सी कि ये 6000 किलोमीटर दूर पहुंचा, तो पहुंचा कैसे? बात ये है, तो बोला जा रहा है कि अंटार्कटिका के अंदर ही लोग रहते हैं और सब प्लास्टिक तो यूज़ होता है, और सबसे ज़्यादा पॉलीथीन ही मिला है। पॉलीथीन, टेराफेथलीन, जिससे हम बनाते सारे प्लास्टिक्स मेजर जो डेली यूज़ में होते हैं, वही मिला गया है सबसे ज़्यादा। सो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो ऑब्जर्वेटरीज है वहाँ पे जो यूज़ हो रहा है, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबल, जिसके वजह से ये बढ़ रहा है। सो अगर ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, व्हाट विल हैपन कि प्लैंक्टन्स के अंदर आ जाएगा, प्लैंक्टन्स को मछलियाँ खाएगी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पेंगुइन्स है, उनको किस तरीके से असर करेगा, कुछ ज़्यादा डैमेज होगा, वही कंसर्न हो रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ वेब 5.0? हाल फिलहाल में आपका यूपीएससी में क्वेश्चन भी था वेब के लिए ही, वेब 3.0 है क्या, अब वेब 5.0 क्या है, इसकी भी बात हो चुकी है। तो हम सारे वेब्स को समझेंगे, पर वेब होता क्या है वो समझो, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, बेसिकली आपका जो इंटरनेट है, ठीक है, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे एक सर्वर है जहाँ पे आपने अपना सब कुछ अपलोड कर दिया, सो एनीवन कैन विजिट एंड चेक ऑल दिस थिंग। तो ये एक स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आपको वो पर्टिकुलर डालना पड़ता है। अब इसकी शुरुआत होती है जब आपका इंटरनेट बनता है, और सबसे पहला वेब बनता है, उसको ही बोलते हैं इंटरनेट, ठीक है। वेब 1 जो है वो इंटरनेट ही है, ग्लोबल कम्युनिटी। अब ये जो वेब 1 है वो क्या है, बेसिकली फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई 1989 से शुरू हुआ था, इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, एंड 1993 में बूम हुई, एंड फिर बाद में निकल गई। ये बेसिकली क्या था कि इसमें आप सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो, जैसे दिस इज़ इंटरनेट, मैंने कुछ बनाया, मैंने अपलोड किया है, आप वो इसको एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो। तो काफ़ी स्टेटिक था, ठीक है, इतना कोई कुछ कर नहीं सकता था, लिमिटेड था, एंड जो ई कॉमर्स एनवायरमेंट था वो भी बहुत ही क्लोजली वर्क कर रहा था। सो वो वेब 1 था। देन आज के टाइम हम जो सब यूज़ कर रहे हैं ना, वो है वेब 2। ये जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ बना दिया विकिपीडिया के पेज में, आप लोग जाके उसको चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये क्या है, रीड एंड राइट, दैट इज़ वेब 2, जहाँ पे आप अपलोड कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दैट इज़ वेबसाइट 2, जो हाल फिलहाल में हम यूज़ कर रहे हैं। वेब 3 बना नहीं है, बनने की बात कर रहे हैं, ये होगा बिटकॉइन में ही जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, फॉर एग्जांपल दिस आर 3 कंप्यूटर नोट्स, आपको कुछ ट्रांजैक्शन करना है, तो आपने एक नोट भेजा, ये सब हाँ बोलते हैं, इन्हें मिल जाता है कोई एनोनिमस ट्रांजैक्शन आ रहा है, उन्होंने देखा ये डिटेल्स ओके बराबर है, इन दिनों ने हाँ बोला, तो ही ये ट्रांजैक्शन हो जाता है और एक ब्लॉक नोट जाके कहीं लग जाता है। इसके बाद जो होगा तो वो इसके पीछे लेगा, कोई इसे चेंज नहीं कर सकता, ये रिजिड रहेगा। और यही टेक्नोलॉजी सब यूज़ करना चाहते हैं कि जिस तरीके से माल प्रैक्टिसेस हो वो कम हो जाए, करप्शन कम हो जाए, एंड एनोनिमस रहेगा, सिक्योर ट्रांजैक्शन रहेगा उसी के बेसिस पे। तो यही टेक्नोलॉजी पे वेब 3 आपका नया इंटरनेट जो बनेगा, इसमें क्या बोल रहा है कि वेब 1 में कोई एक कंपनी जो ये सब डाल रही थी, आप बैठ के रीड कर रहे थे, यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स है जैसे फेसबुक, सोशल मीडिया। अब आपको फेसबुक में खोलना हो तो आपको उनका अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा, आपको अपनी डिटेल देनी पड़ेगी, तो आपका डेटा थर्ड पार्टी के पास है वेब 2 में। वेब 3 में क्या होगा, आपका जो डेटा है वो एनोनिमस है, आप कर रहे हो खुद से ट्रेड, तो ये क्या है, रीड
राइट एंड एग्जीक्यूट, ये वेब 3 में रहेगा कि आप खुद से ही एग्जीक्यूट कर सकोगे, काफ़ी डेटा आपका डिसेंट्रलाइज रहेगा। बट हाल फिलहाल में ट्विटर के जो सीईओ है उन्होंने बोला, जो आप देख रहे हो यहाँ पे जैक डॉर्सी, ठीक है, और एक्स सीईओ है ट्विटर के, उन्होंने बोला कि वेब 3 भी इतना हम नहीं बोल सकते सिक्योर है, इसमें भी लिमिटेड प्राइवेट प्लेयर्स रहेंगे जिनके पास आपका डेटा हो सकता है। वी आर गोइंग टू मेक अ वेब 5, ऐसा वेब 5 जो ऑब्वियसली इसी प्लेटफॉर्म में होगा बट विथ मोर फीचर, जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी आइडेंटिटी एंड ओनरशिप डेटा की कोई के पास नहीं होगी, कंप्लीटली योर सिक्योर थिंग। अभी ये कैसे हो सकता है? तो इन्होंने बताया कि एक वेबसाइट आएगी वेब 5.0, अभी 3 तो आई नहीं है, वेब 5.0 की बात कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि एक लड़की है एलिस, ठीक है, अभी उसको हर एक साइट कहीं पे भी छूना, उसको बार बार अपना डेटास देने पड़ रहे हैं। इफ़ वेब 5.0 तो क्या होगा, एक वॉलेट होगा, उसने अपने सारे डिटेल्स यहाँ फॉर्म करके स्टोर कर दिए, और ये कैसे हो गए, एनक्रिप्टेड, मतलब कोई इसको ये खुद, मतलब बाकी कोई भी है ना उसको मैसेज को पढ़ नहीं सकेगा। अब ये यहाँ से कोई कोड बनाएंगे और सपोज जैसे इनको फेसबुक जाना है तो वो कोड जाएगा, तो इन्हें पता नहीं चलेगा फेसबुक को भी कि ये किसके डेटा से, वो अपने आप उन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकेगी और उसके डेटा सिक्योर उसी के पास रहेगी, उसकी आइडेंटिटी उसकी ही रहेगी, ओनरशिप भी उसकी रहेगी, ठीक है। सो ये उन्होंने बताया। इवन फॉर एग्जांपल एक पर्सन है बॉब, जैसे बॉब ने सावन बजाया, ठीक है, और उसमें उसको अच्छे अच्छे गाने उसने लिस्ट कर दिया, अभी उसको जियो ट्यून्स, जैसे उसको कोई विंक करना है तो वहाँ पे भी उसको सेट करना पड़ेगा उसके प्रेफरेंस, बार बार अलग 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 चीज़ में, ऐसा ना हो तो ये वॉलेट है, उसके प्रेफरेंसेस उसमें डाल दिए, अब वो कहीं पे भी यूज़ करे तो वो वॉलेट से डेटा से इंक्रिप्टेड फॉर्म में उसमें जाएंगे, उसको भी नहीं पता चलेगा किसके है, पर वो जैसे ही करेगा तो उसको वो मिल जाएंगे, तो काफ़ी सिक्योर प्रोसेस है। ऐसी बात करें, लेट्स सी कैसे होगा क्या होगा, पर अभी आया नहीं है, पर ये इसलिए न्यूज़ में। तो ये क्या है, आइडेंटिटी एंड ओनरशिप डेटा की आपकी रहेगी, मेजरली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही काम करेगी, ठीक है। तो इसी के ऊपर पूरी की पूरी बात थी। वेबसाइट वेब पढ़ाया है आपको, अब बताइए क्या क्वेश्चन। आंसर इसका क्या है कमेंट सेक्शन में डालिए। मेरे लिए तो आंसर फर्स्ट एंड थर्ड है, मतलब ए। देखो सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, रीड एंड राइट, मैंने आपको बताया वेब 1 क्या करता है, सिर्फ रीड करता है, वेब 2 रीड एंड राइट करता है, वेब 3 रीड राइट एग्जीक्यूट करता है, वेब 4 क्या है, वेब 4 है ही नहीं, वेब 5 भी सीधा आ गया है, वो क्या बोलता है, कंट्रोलिंग द आइडेंटिटी एंड ओनरशिप। ये टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं, इसके बाद ही आएगा, बट मैं जब पढ़ाऊँ फिर आपको ये क्वेश्चन दिखाती हूँ, भारत गौरव एक्सप्रेस ट्रेन। तब तक हम आगे चलते हैं, तो डिस्कस ही कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। भारत गौरव एक्सप्रेस ट्रेन ये दिखा गया है यहाँ पे, ये ट्रेन ऑपरेटेड करती है प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा जिनका राइट है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है इस इनिशिएटिव का कि वो इंडिया के रीच हेरिटेज को दिखाए इस ट्रेन के थ्रू, ठीक है। तीसरा क्या है कि बुकिंग फिक्सिंग सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवे हैंडल कर रही है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बुकिंग मेंटेनेंस सब कुछ वो प्राइवेट प्लेयर्स भी कर रहे हैं। सो फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। मैं इसके बारे में पीछे डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी हम चलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर, FATF। हाल फिलहाल में काफ़ी सारी इस तरीके से पाकिस्तान में भी कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है, हमसे ही बना है
तो हम जैसे ही है कंट्रोवर्सीज पे ही चलते हैं हम लोग ना। पाकिस्तान में जो कंट्रोवर्सीज चल रही है कि कहीं ना कहीं जो FATF है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने वाली है, हम निकल चुके हैं, इमरान की जो सरकार थी उसी की वजह से हुआ है वगैरह वगैरह वगैरह। द थिंग इज क्या है ये ग्रे लिस्ट, किस तरीके से कैसे, वो हम समझते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत G7 के द्वारा की थी। इनका काम क्या था, मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग पॉलिसीज रेगुलेशंस वो सब देखना, ठीक है। अब ये जब संस्था 1989 में बनी थी, ये बनी है और इसकी बॉडी है पेरिस के अंदर, OECD की जो बिल्डिंग है वहीं ये इनका इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरिएट है, ठीक है। हाल फिलहाल में हर बार फ्रांस में ही होती है, पर इस बार होस्ट करिए बर्लिन, जर्मनी। सो जर्मनी में है इसकी मीटिंग, बट पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर FATF का OECD पेरिस के अंदर है ना। ये संस्था जैसे बनी तो इन्होंने थोड़ा आगे जाके, थोड़े 2001 के बाद इनके अंदर उन्होंने एक ग्रे लिस्टिंग बनाई, ब्लैक लिस्टिंग बनाई। बेसिकली इन्होंने इनके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ टेरर फंडिंग को भी डाला गया, टेरर फाइनेंसिंग को भी डाला गया। तो उसी को एस्पेक्ट करते ये उन कंट्रीज़ के ऊपर नज़र रखती है कि जो टेरर को फाइनेंस कर रहे हो, टेरर को फंड कर रहे हो, और उन कंट्रीज़ को ये ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल देती है, और उसी की वजह से उन कंट्रीज़ की इकोनॉमी में काफ़ी रिपरकशन आता है। नाउ व्हाट हैपन, अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें, पाकिस्तान को सबसे पहले ग्रे लिस्ट में डाला गया था 2008 में, ठीक है। फिर 2010 में उनको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया। देन पाकिस्तान को अगेन 2012 में फिर से ग्रे लिस्ट में डाला, एंड 2015 में 3 साल रहे थे, ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला। ये तीसरी बार सेंचुरी बनाते पाकिस्तान, मतलब सेंचुरी क्या, हैट्रिक बनाते पाकिस्तान। 2018 के अंदर फिर से FATF की लिस्ट में है, पर इस बार काफ़ी साल से ज़्यादा रहे, 2022 होने आया और अभी तक FATF के अंदर है। हाल फिलहाल में FATF की मीटिंग चल रही है, FATF की मीटिंग चल रही है बर्लिन में। और इससे पहले बर्लिन के जो जर्मनी के थे ना, वो गए थे विजिट करने पाकिस्तान, तो पर उन्हें कोविड हो गया, तो ऐसे सारी अफवाह मिल गई कि कहीं ना कहीं जर्मनी आए, वहीं हो रही है, तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाएगा। US अपना बदला ले रहा है इंडिया के लिए, वो स्टैंड नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह। ऑल दिस रूमर्स वर स्प्रेडेड अप। नाउ यू सी ओवर हियर, बेसिकली ऐसे ही FATF की लिस्ट से नहीं, अभी मीटिंग चल रही है। जब तक FATF पाकिस्तान में जाके उनकी टीम जाके चेक करके नहीं आती है, तब तक वो FATF लिस्ट में, अगर चेक करने के उन्हें कुछ भी ऐसा लगा कि भैया गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, तो वो क्या करेंगे, फिर से FATF में डाल देंगे। और अभी हट भी गए ना, तो इनकी हिस्ट्री ऐसी है कि ये फिर से चौथी बार भी FATF की लिस्ट में आएगी, ठीक है। सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये मैंने आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री बताई। हाल फिलहाल में 2018 में इन लोगों के ऊपर FATF ने चार्जेस लगाए थे कि भैया कुछ ज़्यादा ही टेरर फंडिंग हो रही है। 2008 में जब लगाया था और उनको डाला था ग्रे लिस्ट में, ये फेब में डाला था, और इस तरीके से रूमर थे कि देखो मुंबई टेरर अटैक हुआ इसलिए डाला है, नहीं, ये फेब में डाला गया था। टेरर अटैक आपका 26/11 को हुआ है, ठीक है। नाउ कहीं ना कहीं उस टाइम 2018 में इतनी ज़्यादा तरीके से टेरर फाइनेंसिंग ओपनली हो रही थी, तो उन्होंने कुछ 27 पहले एक्शन भेजे और फिर बाकी के भेजे कुछ 34, वो कंडीशन कंप्लीट करे तो ही, तो मेजरली सारी कर दी है कंडीशन कंप्लीट। बट कहीं ना कहीं आप देखो तो जो बोल रहे कि इमरान की सरकार की वजह से इतना हुआ है, तो भैया इतने साल लगे निकलने में, नहीं तो 2 साल में बाहर आ जाती है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है और आगे भी आ ही सकती है। तो कहीं ना कहीं कंडीशन फुलफिल हुए हैं। अब जब तक FATF की टीम जाएगी नहीं चेक करने, तब तक नहीं होगा। बट बिकॉज पाकिस्तान में कोविड के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं और उसी को देख के अभी टीम जा नहीं रही है, जैसे ही जाएगी तब विल गेट टू नो कि ग्रे लिस्ट में है या विद इन दैट ड्यूरेशन कुछ हुआ या नहीं। ये जो एक्शन था उसमें क्या बोला गया था कि आपके वहाँ पे जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी फंडिंग रोकी जाए, उनके अकाउंट्स फ्रीज किए जाए, उनके मूवमेंट्स को रोका जाए, तो उसी के सारे एक्शंस पॉइंट्स डाले गए थे। अभी इन केस अगर FATF से निकल जाता है तो शायद से पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए IMF से तुरंत सैंक्शंस ग्रांट हो जाएंगे, ठीक है। एक बार FATF के लिस्ट में आ जाते हो ना,
तो IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और बाकी की कोई संस्था है वो आपको लोन नहीं देती, आपको मदद नहीं करती, ठीक है। इवन कितनी कंट्रीज आपसे ट्रेड करना बंद कर देती है। सो काफ़ी रिपरकशन आ रहा है और उसी के चलते इन लोगों की इकोनॉमी का कुछ लॉस माना गया है अराउंड $38 बिलियन बिकॉज ऑफ FATF एक्शन, ठीक है। अब हम समझते हैं डिटेल में थोड़ा। FATF मैंने बताया जो G7 के जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मेजरली पहले बनी थी, फिर 2001 में टेरर फाइनेंसिंग को डाल दिया गया था। मेजरली ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो पॉलिटिकली विल डालती है नेशनल लेजिस्लेटिव में इन एरिनास के अंदर, ठीक है। और रिव्यूज़ भी ये मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा किया जाता है। 2000 में एक ब्लैक लिस्ट बनाई गई थी। ब्लैक लिस्ट मतलब कॉल फॉर एक्शन एंड ग्रे लिस्ट मतलब अदर मॉनिटर जुरिडिक्शन। मतलब ब्लैक लिस्ट वाली वो कंट्रीज़ है कि जिन्हें एक्शन दिया पर उन्होंने काम नहीं किया, मतलब ये कोऑपरेटिव नहीं है, उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, ठीक है। और ग्रे लिस्ट मतलब कि ये कोऑपरेट करेगी, ठीक है, सिर्फ मॉनिटर करो करेगी ये कोऑपरेट, तो वो ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, ठीक है। मेजरली मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड अदर थ्रेट्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम, ये FATF के द्वारा देखा जाता है। G7 याद रखना, OECD पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। नाउ FATF ग्रे लिस्ट की बात करो तो पाकिस्तान बेसिकली ग्रे लिस्ट है। जुरिडिक्शन मॉनिटरिंग भी बोला जाता है इसे, ठीक है। इन लोगों को एक टास्क दिया है कि इतना करो, इतना करने के बाद बाकी जो रीजनल बॉडीज होगी वो जाके चेक करे कि भैया इतना सही से किया, उसी के बाद वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकलती है। जब तक नहीं निकलती तब तक इनके सैंक्शंस रहते हैं, ये लोग फंड नहीं देते, ठीक है। अगर एक बार ब्लैक लिस्ट में आ गई ना तो डेफिनेटली कोई भी नहीं देगा। ब्लैक लिस्ट क्या है? जो हमें मतलब ऐसी जुरिडिक्शन जो हाई रिस्क है वो सुन ही नहीं रही है, FATF की कोऑपरेट ही नहीं कर रही है, उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। वो खुलेआम फाइनेंस कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग करनी है ऐसी सारी कंट्रीज़ को, ठीक है। इफेक्ट क्या हो गया, अगर एक बार आ गए ना तो आपके लिए इजीली एक्सेसिबल नहीं रहेगा, फिर सभी चीज़ें बंद हो जाएगी, सारी चीज़ें। सो कहीं ना कहीं फिर उस कंट्री की इकोनॉमी खस्ते में जा सकती है आराम से। Now, which of the following country is a landlocked country? अभी आपका मैपिंग का क्वेश्चन। कि इनमें से कौन सी कंट्री लैंडलॉक है, इनके आसपास लैंड है और कोई सी बॉर्डर कुछ नहीं कर रहा, सी नहीं कर रहा, ओशन नहीं कर रहा बॉर्डर, ठीक है। सो वर्ल्ड मैपिंग के क्वेश्चंस। आंसर इज फर्स्ट यू कमेंट। आंसर इज हंगरी। भैया पोलैंड बाल्टिक सी से, ठीक है। बर्लिन देखो यहाँ बीच में आ जाता है, नॉर्थ सी, जर्मनी भी, ये रहा हमारा हंगरी, नीचे स्लोवेनिया, क्रोशिया, यहाँ में रोमानिया, सर्बिया, कहाँ से बेचारा एक्सेस करेगा, ठीक है। नाउ प्रीलिम फोकस सीरीज अभी एक इनिशिएटिव न्यूज़ में है जिसको बोलते हैं वेस्टर्न क्वाड, ठीक है, वेस्ट एशिया का क्वाड। बेसिकली अभी मीटिंग हुई है, पहली वर्चुअल मीटिंग जुलाई में होने वाली है, पहली होल्ड होने वाली है। इजराइल, इंडिया, UAE एंड US के बीच में, ये चारों कंट्री वेस्टर्न एशिया के क्वाड इनको दिया गया है। बेसिकली अब्राहम अकॉर्ड के बाद इनका फाउंडेशन हुआ। अब्राहम अकॉर्ड UAE एंड इसराइल के बीच में, उसी के बाद ये दोनों कंट्रीज भी एड ऑन हुई है। इसको एक और नाम से बोला जाता है इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एक फोरम बना है जहाँ पे ये चारों मिलके कोऑपरेट करेंगे। नाउ थिंग इज इंडिया के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसराइल भी एंड UAE, एंड US चाहता है कि इन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन हो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, तो दोनों के एस्पेक्ट बढ़ सके, ठीक है। सो यू कैन सी फोकस यहाँ पे रखा गया है, सिर्फ रिवर्टलाइज नहीं, पूरा का पूरा री एनर्जाइज करना इस सिस्टम को। तो कहीं ना कहीं अभी तक बन नहीं रही थी, अब पूरी अब्राहम अकॉर्ड और I2U2 इनिशिएटिव शुरू हुआ है। सिग्निफिकेंस क्या है? एज आई सेड
इंडिया के लिए भी एंड यूएस के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इवन टू मेंटेन द पीस इन वेस्ट एशिया जो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। नन्ही परी प्रोग्राम, नन्ही परी ये बेसिकली प्रोग्राम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की म्यूनसिपैलिटी के द्वारा शुरू किया है। ये क्या है कि जैसे कोई बच्चा होता है, जैसे कोई बेबी होती है, राइट, गर्ल बेबी या इवन बॉय बेबी हो, गर्ल बेबी के लिए है बेसिकली। तो अगर होता है तो क्या होता है, माँ बाप को हर जगह पे पहले आधार निकालो, ये बर्थ सर्टिफिकेट, अलग अलग जगह पे लाइन में क्यू में सब कुछ करना पड़ता है और उसके स्कीम्स के बारे में जानना पड़ता है क्या है क्या नहीं है। तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया है नन्ही परी प्रोग्राम के, जैसे ही बेबी बॉर्न होती है तो उसका आधार, बैंक जो सब कुछ है वो तुरंत मिल जाएगा, पेरेंट्स को जाने की ज़रूरत नहीं है। वो स्कीम उनके लिए जो भी सुकन्या समृद्धि स्कीम हो या फिर मतलब इसमें अकाउंट खोले जाते हैं, ठीक है, लड़की के नाम पे लाडली स्कीम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना जहाँ पे मदर को भी पोषण के पैसे दिए जाते हैं, ये सारी वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया जाएगा पेरेंट्स को, उन्हें बाकी हर जगह घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इसे ऐसी इनिशिएटिव्स के बारे में आपको जब ई गवर्नेंस की बात करते हो, ठीक है, जब आप गवर्नेंस रिफॉर्म की बात करते हो तब आप ये इनिशिएटिव्स उसमें लिखा करो मेंस के अंदर, वहाँ ये इनिशिएटिव्स बहुत काम आएंगे कि सच इनिशिएटिव शुड बी टेकन जहाँ पे फुट स्टेप्स में ही आपको सारी सर्विसेज मिलती है। तो यही तो है गवर्नेंस, बेटर गुड गवर्नेंस की जो बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यू कैन सी ओवर हियर, इससे क्या होगा, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंटल मॉर्टेलिटी रेट कम होगा, ठीक है। एक प्लेस से दूसरी जगह जाने में इम्पॉर्टेंट मतलब टाइम बचेगा, सब कुछ एक जगह मिलेगा। इधर क्या क्या कवर करेंगे बाकी भी स्कीम्स में, जननी सुरक्षा योजना, शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान। सो ये बहुत सिग्निफिकेंट है और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। सो याद रखना नन्ही परी प्रोग्राम। देन दिस स्पीसीज इज इन द न्यूज़, उसका नाम है शेलोनोडियस फैंटोस्टिकस, ठीक है। ये बेसिकली एक टॉर्टाइस है, जाइंट टॉर्टाइस है जो गैलिपैगोस आइलैंड के पास, ये इसको फर्नांडिस आइलैंड भी बोला जाता है, इसको फर्नांडिस भी नाम से दिया जाता है, वहाँ ये मिलता है। ये एक्सटिंक्ट हो गया था, ये बहुत ही पुराना है, अभी मिला है तो वापस से इसकी सर्वाइविंग मेथड क्वेश्चन में आ चुकी है। बेसिकली आई शो यू द आइलैंड फोटो, आपको पता चले। दिस इज़ द आइलैंड, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आपको छिपकली मिलेगी, ठीक है। मॉनिटर लिजार्ड यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी घूमती हुई आपको मिलेगी। और ऐसे ही ये जो पौधे आपको दिख रहे हैं, इसी पौधे के पीछे ये टोर्टाइस ब्रीड करते हैं, रहते हैं ऑलमोस्ट। सो बेसिकली 2019 में ये अलाइव हुए और ये गैलिलिपो बेसिकली इक्वेटर के पास ही ये आइलैंड है। ये स्पीसीज जो मानी जाती थी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, वापस से मिली है। फर्नांडा नेम रखा गया है आफ्टर फर्नांडियन आइलैंड होम, ठीक है। ये टोर्टाइस इज़ द फर्स्ट ऑफ हर स्पीसीज। रिसर्चर्स देख रहे हैं इसके बारे में, इसको फैंटास्टिक जाइंट टोर्टाइस के नाम से भी माना जाता है, ठीक है। ये बेसिकली कॉमनली फर्नांडियन आइलैंड गैलापागोस जाइंट टोर्टाइस जो है ये ओनली फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल अभी तक पता है, टिल 1906 के बाद कोई मिला हो तो, ठीक है। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सो बेसिकली ये ओपन दियर ट्रीज है ना, यहाँ पे ये नियर बाय रहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये पूरा आइलैंड ब्रशलैंड से भरा हुआ है एंड डिस्ट्रॉय हो चुका है बिकॉज यहाँ पे लावा काफ़ी फ्लो होता है। ये नियर बाय पैसिफिक रिंग ऑफ ओशंस के पास भी आता है तो इसलिए। एंड आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर है भैया, एक अभी मिला है तो ऑब्वियसली है। भारत गौरव स्कीम जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, बेसिकली सरकार के द्वारा ये स्कीम शुरू की है। हमारे जो स्वदेश दर्शन, हमने इतने सारे सर्किट्स बनाए तो वही टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए ट्रेन्स बनाई जा रही है। ये ट्रेन शुरू होगी कोयम्बटूर से शिरडी तक, जहाँ पे शिरडी में दर्शन करने को मिलेंगे। इवन देर वॉज अ रामायण ट्रेन सर्किट्स, ठीक है। तो उसी के लिए भारत ट्रेन स्टेट यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स एंड इंडियन रेलवेज दोनों मिलकर ट्रेन चलाएगी। काफ़ी पूरा मतलब पूरा का पूरा पैकेज, होटल्स, घूमना फिरना, आने जाना, ट्रेन का सब कुछ हो सकता है भारत गौरव ट्रेन। और ये इनिशियली अभी एक पहली ट्रेन निकली है इसलिए न्यूज़ में है, ठीक है। सो बाकी भी सरकार ऑफर दे रही है कि हमें भी इसका पार्टिसिपेट लेना है, तो काफ़ी बेनिफिट है, टूरिज्म को बूस्ट अप करेगा। सो इसलिए भारत गौरव स्कीम वॉज इन द न्यूज़।
नाउ दिस इज इट फॉर द टुडेज टॉपिक. यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं हमारा सेशन. आपके जो भी डाउट्स हो आप अपने कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिख सकते हो. वी विल गोइंग टू रिप्लाई रिवर्ट बैक कि आपके कोई भी डाउट्स हो उसके ऊपर आंसर दिया जाएगा. एंड ट्राई टू कीप आंसरिंग इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड टू यू. तो हमें भी पता चले आप कितना इंग्रोली पार्टिसिपेट कर रहे हो. एंड टिल दैट हम यहाँ पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. थैंक यू, बाय बाय.